यह कहानी एक ब्रूटल बिट्रेयल से शुरू होती है। अनसुहो, हमारा प्रोटैगनिस्ट, एक स्किल्ड सोर्ड्समैन, घुटनों पर बैठा हुआ था उन लोगों के सामने जिन्हें कभी वह अपने कॉमरेड्स मानता था। उसका पूरा बॉडी कांप रहा था और उसकी एक आर्म पर क्लियरली पॉइजन के साइंस दिख रहे थे। वो जोर जोर से खांस रहा था। सांस भारी और अनइवन थी और उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि यह कोई नॉर्मल जहर नहीं था। यह कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था, शायद जानलेवा। उसके सामने उसके दो टीममेट्स खड़े थे और मदद करने के बजाय वह हंस रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें उसे तड़पता देखकर सच में मजा आ रहा था। उनमें से एक, जो वॉरियर था, टेंट करते हुए बोला कि सुहो को उनके प्लान में शामिल हो जाना चाहिए था। लेकिन सुहो ने एक अलग रास्ता चुना था। वो पब्लिक सर्वेंट के तौर पर अपनी ड्यूटी के प्रति लॉयल रहा, करप्शन के आगे झुकने के बजाय अपने मॉरल्स को जिद से पकड़े रहा। यह टीम अभी अभी नोटीरियस 5 डिजास्टर गेट्स में से एक को क्लियर करके आई थी, वही जगह जहां से खौफनाक मॉन्स्टर्स निकलते थे। लेकिन अब यह लोग उस गेट को खुला छोड़ना चाहते थे। वह काम खत्म नहीं करना चाहते थे। वह चाहते थे कि मॉन्स्टर्स पूरी तरह वाइप आउट ना हो, ताकि वह बार बार वापस आते रहे, क्योंकि जब तक डेंजर रहेगा तब तक उनकी जॉब्स, उनका इन्फ्लुएंस और उनका स्टेटस बना रहेगा। मॉन्स्टर्स खत्म हुए तो स्पॉटलाइट भी चली जाएगी और उसके साथ उनकी पावर भी। सुहो को उनके साथ बिताया हर एक पल याद आ गया। वह सारे लाइफ थ्रेटनिंग बैटल्स, जब वह साइड बाय साइड लड़े थे, जब उसने अपनी जान उन पर छोड़ दी थी, और अब वही लोग उसके सामने खड़े थे, बिना किसी रिमॉर्स के उसे मरते हुए देख रहे थे। उन्होंने अपनी एक्शंस को जस्टिफाई किया, यह कहकर कि प्लान का विरोध सिर्फ सुहो ने किया था, बाकी सब रेडी थे। फिर आर्चर आगे आया और कैजुअली अपना हाथ बढ़ाकर सुहो को 1 सेकंड चांस ऑफर किया। उसने कहा अगर सुहो उनकी साइड ज्वाइन कर ले तो वह उसे जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन सुहो कोई बेवकूफ़ नहीं था। वह उन लोगों पर कैसे भरोसा करता जिन्होंने उसे जहर दिया था और पीछे खड़े होकर उसका दर्द एंजॉय किया था। वैसे भी वह महसूस कर सकता था। उसका बॉडी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। जहर बहुत दूर तक फैल चुका था। इससे वापस आना पॉसिबल नहीं था। उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन अगर वह जी नहीं सकता था तो एक काम तो कर ही सकता था। कम से कम इन गद्दारों में से एक को अपने साथ ले जा सकता था। यह सोचते ही सुहो ने अपनी बची कुची सारी एनर्जी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उसके अंदर से एक पावरफुल ऑरा फूट पड़ा। ग्रुप के कुछ लोग तुरंत ही डर से जम गए, पीछे हटने लगे। लेकिन ग्रुप की एक औरत, जो बाकियों से भी ज्यादा डरी हुई थी, सबको शांत करने की कोशिश करने लगी। कहने लगी कि पैनिक नहीं करना चाहिए। आर्चर, जो क्लियरली अपना कंट्रोल खो रहा था, समझ गया कि सिचुएशन बहुत बुरी हो चुकी है और तभी सो मूव करता है। एक ही स्विफ्ट मोशन में वह आगे झपटा। उसकी ब्लेड ने वॉरियर की आर्म काट दी और अगले ही सेकंड में उसने डार्क मेज वुमन का सिर डेडली प्रिसीजन के साथ अलग कर दिया। आर्चर मुश्किल से पीछे हट पाया, हीलर को घसीटते हुए। उनके चेहरों पर जो स्मग एरोगेंस थी वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ प्योर हॉरर था। हीलर ने जल्दी जल्दी घायल वॉरियर को बचाने की कोशिश की, डेस्परेट हीलिंग स्पेल्स कास्ट के, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। शॉक में उसे एहसास हुआ कि वह उसे हील ही नहीं कर पा रही। उसकी नज़र सुहो पर गई और उसने कुछ अजीब देखा, कुछ बहुत पावरफुल। सुहो अब सिर्फ एक मरता हुआ आदमी नहीं था, वह प्योर विल पावर से भरा हुआ था। और सिर्फ वही नहीं, उसकी तलवार भी बदल चुकी थी। अब वह पूरी तरह से उसी अदम्य इच्छा से बनी हुई थी। उसे कहा जाता था इंटेंजिबल सोर्ड, एक ऐसा वेपन जो सिर्फ डिटर्मिनेशन से जन्मा था। लेकिन इस पावर की एक कीमत थी। जो एनर्जी उसे खड़ा रखे हुए थी वह आखिरकार खत्म हो गई। सो की ताकत जवाब दे गई और उसका बॉडी ढह गया। वह लड़खड़ाया और पीछे की तरफ गिरता हुआ एक क्लिफ से नीचे चला गया। गहरी घाटियों में गिरता हुआ उनकी नजरों से गायब हो गया। अपने पीछे सिर्फ सन्नाटा छोड़कर सुहो ने धीरे धीरे आंखें खोली और चारों तरफ के शोर शराबे की आवाज सुनी। लोग चिल्ला रहे थे, सायरन्स बज रही थीं और दौड़ते हुए कदमों की आवाज आ रही थी। उसे एक फायर फाइटर उठाकर ले जा रहा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसका सिर घूम रहा था, दिमाग भरा हुआ और कंफ्यूज्ड था। सब कुछ अनरियल लग रहा था, जैसे कोई सपना या नाइटमेयर। फायर फाइटर भीड़ भरी, पैनिक में डूबी सड़कों से होते हुए उसे एक डेजिग्नेटेड सेफ जोन की तरफ ले जा रहा था। सो पहले कुछ भी समझ नहीं पाया। आखिरी चीज जो उसे याद थी वो उसकी मौत थी। उसे पता था वह मर चुका था, तो फिर वह यहाँ कैसे था, जिंदा, कंफ्यूज्ड और रेस्क्यू हो रहा था। फिर अचानक उसे समझ आया। उसने अपने आसपास का सीन नोटिस किया। एक गेट खुल चुका था, एक प्रॉमिसिंग गेट। उसके कारण डंजियन आउटब्रेक हो चुका था।
मॉन्स्टर्स पूरे एरिया में फैल चुके थे। खासकर गॉब्लिन्स, दर्जनों गॉब्लिन्स शहर में दौड़ रहे थे, जो दिखे उस पर अटैक कर रहे थे। सुहो ने जमीन पर एक फेमिलियर साइन देखा, सिंडोरिन स्टेशन। तब सब क्लियर हो गया, ये वही स्टेशन था जो पहले भी एक सडन गेट आउटब्रेक में कंटामिनेट हो चुका था। ये सब वह पहले देख चुका था। तभी हवा को काटता हुआ एक एरो आया और उस फायर फाइटर को लग गया जो सुहो को ले जा रहा था। आदमी दर्द से चिल्लाया और गिर पड़ा और उसके साथ सुहो भी जमीन पर आ गिरा। गॉब्लिन्स करीब आ रहे थे। जख्मी होने के बावजूद फायर फाइटर ने सुहो को भागने को कहा, लेकिन सुहो हिला तक नहीं। भागने के बजाय उसकी नज़र उस कुल्हाड़ी पर टिक गई जो फायर फाइटर के पास थी। बिना सोचे सुहो ने उसे उठाया, एम किया और पूरी ताकत से एक आते हुए गॉब्लिन पर फेंक दिया। वेपन हवा में घूमता हुआ गया और सीधा गॉब्लिन को लगा। एक ही हिट में वह गिर चुका था और उसी इंटेंस मोमेंट में सुहो के सामने कुछ अजीब सा दिखाई दिया। फ्लोटिंग टेक्स्ट, बिल्कुल डिजिटल डिस्प्ले जैसा। यह एक सिस्टम विंडो थी। उसने उसे उसके अवेकनिंग पर कंग्रेचुलेट किया। कुछ सेकंड्स तक वह बस उसे देखता रहा, स्टन्ड। ये बिल्कुल पहले जैसा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे याद था। सिस्टम ने उससे पूछा वह कौन सी क्लास चूज करना चाहता है। रिफ्लेक्स में उसकी उंगली ऑलमोस्ट वॉरियर सेलेक्ट करने वाली थी। ये इंस्टिंक्ट था, लेकिन फिर वह रुक गया। नहीं, इस बार वह अपनी चॉइस डिले करेगा। सुहो ने अपना फोकस उन गॉब्लिन्स की तरफ घुमाया जो अब पागलों की तरह हंस रहे थे। उनकी चीखें पूरे बैटलफील्ड में गूंज रही थीं। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे थे, जैसे जीत पहले से ही उनकी हो। लेकिन सुहो को कोई हंसी नहीं आ रही थी। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वह सीधा होर्ड के अंदर कूद पड़ा। उसके मूवमेंट्स तीखे और एफर्टलेस थे। आते हुए अटैक्स के बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे वह सिर्फ हवा हो। एक गॉब्लिन जो साइड से स्नीक अटैक करना चाहता था। जैसे ही उसकी नज़र सुहो की आंखों से मिली, वह वहीं हॉरर से जम गया, क्योंकि उसके सामने सुहो ने वही कुल्हाड़ी वापस पकड़ ली थी जो उसने पहले फेंकी थी। गॉब्लिन ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसका चेहरा प्योर पैनिक में टेढ़ा हो गया, लेकिन सुहो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह यहाँ ड्रामा के लिए नहीं था। क्रीचर चीख भी नहीं पाया कि सुहो ने क्लीन स्लैश में उसे ख़त्म कर दिया। वो यहीं नहीं रुका, ज़मीन से गॉब्लिन की स्वॉर्ड उठाई और आगे बढ़ता गया। उसे बिल्कुल पता था वह किस चीज़ का सामना कर रहा है। गॉब्लिन्स डरावने होते हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ बिगिनर्स के लिए। उस जैसे वेटरन के लिए जिसने इससे कई ज़्यादा खतरनाक चीज़ें देखी थीं। ये कोई चैलेंज नहीं था। सो गॉब्लिन्स को एक के बाद एक काट रहा था। उसकी स्पीड और प्रिसीजन पहले से भी ज़्यादा शार्प थी। कुछ ही मिनटों में गॉब्लिन्स की पूरी वेव कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी थी। इतनी जल्दी ख़त्म हुई कि ऑलमोस्ट इलीगल सा महसूस हो रहा था। जब धूल बैठ गई तो सुहो ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी आसानी से कंट्रोल से बाहर चला गया था। उस पल वह न शांत था, न कैलकुलेटिंग। वह सिर्फ इंस्टिंक्ट और इमोशन पर एक्ट कर रहा था। रॉ पावर काम आई थी, लेकिन उसे पता था कि ऐसे मोमेंट्स में ठंडा दिमाग भी उतना ही ज़रूरी होता है। और अगर वह गलत नहीं था तो उसे किसी वजह से पास्ट में वापस भेजा गया था। यह एक सेकंड चांस था, सब कुछ स्क्रैच से शुरू करने का मौका, और वो इसे वेस्ट नहीं होने देगा। तभी उसके सामने कई सिस्टम विंडोज़ पॉपअप हुईं, उसे मल्टीपल स्वॉर्ड स्किल्स मास्टर करने पर कंग्रेचुलेट करते हुए। इसी बीच उसका ध्यान पास खड़े फायर फाइटर पर गया जो उसे घूर रहा था, क्लियरली क्यूरियस। सुहो का लड़ने का तरीका अननोटिस नहीं गया था। वह आदमी सोच रहा था, क्या यह बंदा प्लेयर है? सुहो ने बस हल्का सा नॉट किया और वापस सिस्टम पर फोकस कर लिया। उसने अपनी क्लास सिलेक्शन का फैसला कर लिया था। वो हीलर बनेगा। डिसीजन लेते ही सुहो फायर फाइटर के पास गया और पोलाइटली पूछा कि क्या वो उसकी इंजरी देख सकता है। आदमी थोड़ा कंफ्यूज था। अभी कुछ पल पहले उसने सुहो को बचाया था और अब सुहो उसे हील करने की बात कर रहा था। लेकिन सुहो ने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया। उसने अपनी मैजिक हीलिंग लाइट एक्टिवेट की। स्पेल की गर्म रोशनी का असर तुरंत दिखने लगा। बहुत ही कम टाइम में जख्म पूरी तरह से भर गया। फायर फाइटर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सो हीलर कैसे हो सकता है, जबकि उसने अभी उसे पूरी गॉब्लिन वेव को अकेले ख़त्म करते देखा था। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही एक और सिस्टम विंडो अपीयर हुई। अब वेपन सिलेक्ट करने का टाइम था। सुहो ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। उसे बिल्कुल पता था वह क्या चाहता है। उसने एक बिगिनर सोर्ड चूज़ की, बिल्कुल वही जो उसने पहले यूज़ की थी, और आगे के गेट को चैलेंज करने की तैयारी शुरू कर दी। उसकी यह सडन डिटर्मिनेशन देखकर फायर फाइटर थोड़ा नर्वस, बल्कि पैनिक में आ गया। आगे का गेट कोई मजाक नहीं था, लेकिन सो के पास एक चीज़ थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था। क्लास सिलेक्ट करने से पहले ही उसने सोर्ड्समैन टैलेंट अक्वायर कर लिया था। ये की डिटेल थी।
इनेट टैलेंट पर बेस्ड स्किल्स प्लेयर चाहे कोई भी क्लास चूज करे यूज कर सकता था। और जैसे जैसे प्लेयर लेवल अप करता वैसे वैसे ये स्किल्स और क्लास स्किल्स दोनों इवॉल्व होती जाती और ज़्यादा स्ट्रांग बनती जाती। सुहो को कुछ याद आया इजाबेला का होली स्पिरिट हीलिंग लाइट, जो एक टॉप टियर अपग्रेड हुआ करता था। अगर उस वक्त उसके पास ऐसी पावर होती तो शायद सब कुछ अलग हो सकता था। लेकिन इस बार वह चीज़ें सही तरीके से करने वाला था। उसके पास एक क्लियर प्लान था। वो सोर्ड्समैन और हीलर दोनों का रास्ता एक साथ चलेगा। और जैसे ही उसके दिमाग में अपने पुराने टीममेट्स के चेहरे आए, वह सब कमीने जिन्होंने उसे बिट्रे करके छोड़ दिया था, उसका रिजॉल्व और भी स्ट्रांग हो गया। वो गेट के और पास आया, वही गेट जो उसकी पिछली जिंदगी में उसे लगभग मार चुका था। तब वो वीक था, बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं। लेकिन अब जब सोर्ड्समैन फंडामेंटल्स उसके पूरे वजूद में इंग्रेव हो चुके थे, उसे पता था वह इसे हैंडल कर सकता है। बिना किसी हेजिटेशन के सुहो आगे बढ़ा और सीधा गेट के अंदर स्टेप रख दिया। गेट के अंदर जाते ही सुहो खुद को एक डेंस शैडोवी फॉरेस्ट के बीच खड़ा पाता है। ऑलमोस्ट तुरंत ही उसके सामने सिस्टम विंडो अपीयर होती है और एरिया का नाम डिस्प्ले होता है। ग्रीन रेड नाम अजीब था, पर सोचने का टाइम नहीं था। थोड़ी देर चलने के बाद सुहो की नज़र फॉरेस्ट फ्लोर पर बिखरी हुई गोब्लिन की लाशों पर पड़ती है। उनकी पोजीशन और एक्सप्रेशंस देखकर लगता था जैसे वो किसी ऐसी चीज़ से भाग रहे थे जो उनसे काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थी। उनके ट्विस्टेड बॉडी सिर्फ डिफीट नहीं बल्कि प्योर फियर को शो कर रहे थे। तभी सुहो के कान में पास से एक लो गटरल साउंड पड़ता है। वह सोर्स की तरफ देखता है और तुरंत समझ जाता है कि पीछे क्या है। दो बड़े हॉब गॉब्लिन्स अपने शिकार की लाश को घसीटते हुए आ रहे थे। ये वो वीक इरिटेटिंग गॉब्लिन्स नहीं थे जो उसने पहले देखे थे। हॉब गॉब्लिन्स बिल्कुल डिफरेंट लेवल के होते हैं, बिगर, मीनर और ज़्यादा डेंजरस। जैसे ही उनकी नज़र सुहो पर पड़ती है, उनकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है। उनके लिए ह्यूमन मीट एक रेयर ट्रीट था। बिना रुके वो अपना पुराना शिकार साइड में फेंक देते हैं और अपने जैगेड वेपन्स सुहो की तरफ पॉइंट कर देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, या वो गेस भी नहीं कर सकते थे कि जिसे वो प्रे समझ रहे हैं वो खुद एक प्रेडिडेटर है। पहला हॉब गॉब्लिन चार्ज करता है। ब्लेड तेजी से घूमता हुआ आता है, पर वो सिर्फ हवा को काट पाता है। सुहो क्लीनली डोड कर लेता है। उसे पता था कि वो इन एनिमीज के लिए अंडर लेवल्ड है। उसका वेपन उनकी थिक स्किन को आइजली कट नहीं कर सकता था, पर उसे ब्रूट स्ट्रेंथ पर रिले करने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसे एग्जैक्टली पता था कहाँ स्ट्राइक करना है। एक ही स्विफ्ट मोशन में वो सीधा पहले हॉब गॉब्लिन की आंख पर लंच करता है। अटैक परफेक्टली लैंड करता है। क्रीचर एक पियर्सिंग स्क्रीच निकालता है, इतनी लाउड कि जंगल के ट्रीज तक हिल जाते हैं। सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से सुहो उस मॉन्स्टर को मारकर उसकी पेन्स एंड कर देता है, पर असल में वो उसे इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता था। उसका अटैक इतना इफेक्टिव हो गया कि वो एक हैबिचुअल मिस्टेक बन गई। वो फाइट से स्किल्स और एक्सपीरियंस लेना चाहता था, पर गलती से मॉन्स्टर को टू सून किल कर दिया। अब वो बचे हुए हॉब गॉब्लिन की तरफ घूमता है और डिसाइड करता है कि इस वाले का प्रॉपर यूज करेगा। दूसरा हॉब गॉब्लिन अपने फॉलन कॉमरेड में गुस्से में रोर करता है और वाइल्ड स्विंग्स के साथ चार्ज करता है, पर सुहो बिल्कुल काम रहता है। वो फोकस करता है और हर अटैक को केयरफुल फुटवर्क के साथ डॉज करता रहता है। हॉब गॉब्लिन लेफ्ट फिर राइट स्लैश करता है, बिल्कुल बेकार घुमाता हुआ, पर एक भी हिट लैंड नहीं होता। इस दुनिया में सेम एक्शन को बार बार रिपीट करने से उससे रिलेटेड स्किल मिल सकती थी। सुहो यह बात जानता था। कुछ और अटैक्स को वेट करने के बाद उसके चेहरे पर एक छोटी सी ग्रिन आ जाती है। उसने डॉज स्किल अपटेन कर ली थी, पर वो अभी डन नहीं था। अब उसका टारगेट था सेकंड स्किल। सुहो इनकमिंग स्ट्राइक्स को पैरी करना स्टार्ट करता है, बिल्कुल प्रिसाइज टाइमिंग के साथ। पैरिंग सिर्फ एक बेसिक मूव नहीं होता, इसकी रूट्स वेपन बेस्ड कॉम्बैट में डीप होती हैं और यह कई एडवांस्ड स्किल्स का फाउंडेशन होता है। यह एसेंशियल था और सुहो इसे चाहता था। कुछ और सक्सेसफुल पैरीज के बाद सिस्टम फाइनली नोटिफाई करता है कि उसने पैरी स्किल गेन कर ली है। अनफॉर्चुनेटली तब तक हॉब गॉब्लिन थक चुका होता है। वो लड़खड़ाता है, हेवी ब्रीदिंग के साथ अपनी लिमिट पर पहुंच चुका होता है, और फिर पहले की तरह सुहो ने उसे भी फिनिश कर दिया, इस बार एक क्लीन बी हेडिंग के साथ। यह क्रूल्टी नहीं थी, सिर्फ नेसेसिटी थी। अब दो फ्रेश स्किल्स के साथ वो और फाइट करने के लिए तैयार था। वो और मॉन्स्टर्स फेस करना चाहता था, बैटल के थ्रिल के लिए नहीं, बल्कि स्किल्स अर्न करने, एक्सपीरियंस गैदर करने और स्ट्रांग होने के लिए।
बाहर गेट के पास वेटिंग हंटर्स के बीच एटमॉस्फेयर टेंस और फ्रस्ट्रेटेड था। उन्हें पता चल चुका था कि किसी ने बिना परमिशन के उनके असाइंड गेट में एंट्री ले ली है। जैसे ही यह न्यूज़ स्प्रेड होती है, गालियां इधर उधर उड़ने लगती हैं। ज्यादा लोग गुस्से में थे और इसे डिसरिस्पेक्ट समझ रहे थे। कुछ लोग तो ऑलरेडी प्लान बना रहे थे कि जैसे ही वो मिस्ट्री इंट्रूडर बाहर निकले, उसे लेसन सिखाया जाए। इसी बीच गेट से थोड़ी दूर पर एक फायर फाइटर कुछ सूट पहने लोगों के साथ सीरियस कन्वर्सेशन में था। ये लोग हंटर एसोसिएशन से थे और स्पेसिफिकली सुहो नाम के हंटर के बारे में पूछ रहे थे। फायर फाइटर ने कुछ भी छुपाया नहीं और जो भी उसने देखा था सब बता दिया। उसके हिसाब से सुहो कोई ऑर्डिनरी हंटर नहीं था। उसने अकेले ही ज़ॉम्बीज के पूरे हॉर्ड को वाइप आउट कर दिया था और केओस के बीच अपने वुंड्स को हील भी किया था। रिपोर्ट सुनते ही एक ऑफिसर विजिबली सरप्राइज्ड हो जाता है। वो लेट नहीं आया था, फिर भी जब तक वो पहुंचा, गॉब्लिन्स ऑलरेडी कंप्लीटली वाइप्ड आउट थे और ऊपर से जो रिस्पॉन्सिबल था वो सपोजिडली एक हीलर था। पहले तो उसने इसे ब्रश ऑफ कर दिया, बोलते हुए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनके एक्सपीरियंस में हीलर्स के पास इतनी कम्बैट पावर नहीं होती। लेकिन अगर ये बंदा सच में गॉब्लिन गेट सोलो क्लियर कर गया था तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर उसने यह कर दिखाया है तो उन्हें इसे रिक्रूट करना ही होगा। उधर सुहो फील्ड में बिजी था, लगातार हॉब गॉब्लिन्स हंट करता हुआ और एक के बाद एक एक्सपीरियंस पॉइंट्स कलेक्ट करता हुआ वो फास्ट और एफिशिएंट मूव कर रहा था। वो आसानी से मल्टीपल हॉब गॉब्लिन्स के सिर एक साथ काट देता है। उसके अटैक्स क्लीन और कंट्रोल्ड थे। उसने जानबूझकर एक हॉब गॉब्लिन को जिंदा छोड़ दिया। सुहो की सिर्फ एक ग्लेयर ही काफी थी और वो मॉन्स्टर यूसेन बोल्ट से भी तेज भाग पड़ा। यही सुहो चाहता था। वो चाहता था कि वो भागे और अपनी काइंड को वापस लेकर आए। थोड़ी देर के ब्रेक के बाद सुहो अपना स्टेटस चेक करता है। जो हॉब गॉब्लिन्स उसने अभी हराए थे, उनकी वजह से उसके स्टैट्स और स्किल्स काफी इम्प्रूव हो चुके थे। आसपास पड़ी गॉब्लिन्स की लाशों को देखकर उसके दिमाग में एक और थॉट आता है। उन बॉडीज में अभी भी कुछ यूजफुल था, मैजिक स्टोन्स। ये डिग्रेडेड मैजिक स्टोन्स थे। ज्यादा रेयर नहीं, पर एक स्टोन लगभग 500 का बिक सकता था। ये काफी बड़ी बात थी। नॉर्मल कंडीशंस में वो इस काम में टाइम वेस्ट नहीं करता, लेकिन इस वक्त उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन हंटर से ज्यादा बेगर जैसी थी, इसलिए वो इन स्टोन्स को वेस्ट नहीं करने वाला था। वो एक एक करके फॉलन मॉन्स्टर्स से स्टोन्स निकालता है और सबको केयरफुली अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता है। लूट कलेक्ट करने के बाद उसे जेन्युइनली सेटिस्फैक्शन फील होती है, पर जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स करने वाला होता है, वो मोमेंट टूट जाता है। अचानक से प्योर किलिंग इंटेंट की एक वेव उस पर दीवार की तरह आकर लगती है। जैसे ही वो सामने देखता है, लगभग 30 हॉब गॉब्लिन्स उसकी तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं। उनके आगे वही मॉन्स्टर होता है जिसे उसने पहले छोड़ दिया था। अब कंफर्मेशन मिलते ही पूरा ग्रुप एक साथ सो पर चार्ज कर देता है, लेकिन सो पैनिक नहीं करता। उल्टा वो एक निंजा की तरह हवा में लीप करता है, ट्रेंड असैसिन की स्पीड और प्रिसिशन के साथ। कुछ ही मोमेंट्स में कई हॉब गॉब्लिन्स ऑलरेडी गिर चुके होते हैं। उनके हेड्स जमीन पर रोल कर रहे होते हैं। उसके मूवमेंट्स शार्प और एफर्टलेस थे, जैसे मक्खन काट रहा हो। तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि वो लेवल अप हो गया है। नए स्टैट पॉइंट्स उसके प्रोफाइल में ऐड होते हैं, जो उसे पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। अब पावर अप मिल चुकी थी और काफी एक्सपीरियंस भी गेन हो चुका था, इसलिए सो डिसाइड करता है कि अब चीजों को और ट्रैक करने का कोई मतलब नहीं। अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया था। वो सीधा एनिमीज के मॉब में घुस जाता है, हर डायरेक्शन में स्लैश करता हुआ पूरे होर्ड को रूथलेस एफिशिएंसी के साथ क्लियर कर देता है। एक मोमेंट पर एक हॉब गॉब्लिन सीधा उस पर चार्ज करता है स्ट्राइक करने के लिए, पर डर के बजाय सो के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। वो बिल्कुल वरीड नहीं था। अगर कुछ था तो वो पहले से भी ज्यादा थ्रिल्ड लग रहा था। इस गेट का बॉस मॉन्स्टर एक चीफ हॉब गॉब्लिन था और वो लेवल 20 एनिमी था। बॉस होने के नाते वो सबसे पहले चार्ज करता है और अटैक लैंड करने की कोशिश करता है, पर बुरी तरह फेल हो जाता है। उसके तुरंत बाद छोटे मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप पीछे से स्नेक अटैक करने की कोशिश करता है, पर सो बिना पूरी तरह घूमे ही इंस्टेंट रिएक्ट करता है और सबको आसानी से काट देता है। तभी बॉस मॉन्स्टर टैक्टिक्स चेंज करता है और अपनी स्किल यूज करता है, फियर। ये फियर स्किल खतरनाक होती है। ये टारगेट को पैरालाइज कर देती है और उसे प्योर टेरर की स्टेट में धकेल देती है। स्किल लेवल जितना हाई, इफेक्ट उतना स्ट्रांग। और क्योंकि यह बॉस मॉन्स्टर था, इसलिए लो लेवल गेट के अंदर भी इतनी पावरफुल मेंटल टाइप स्किल पॉसिबल थी। असल प्रॉब्लम यह थी कि सो के पास कोई ऐसा गियर या स्किल नहीं था जो उसके माइंड को प्रोटेक्ट कर सके या मेंटल अटैक्स रेजिस्ट कर सके। इस वक्त उसके पास डायरेक्टली काउंटर करने का कोई तरीका नहीं था।
बॉस ने इसे फाइट फिनिश करने का चांस समझा और विक्ट्री क्लेम करने के लिए चार्ज कर दिया। लेकिन बॉस को यह नहीं पता था कि सुहो कोई रुकी नहीं है। वो एक वेटरन हंटर है जो इससे भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशंस देख चुका है। बिना किसी हेजिटेशन के सुहो अपनी ब्लेड को लेफ्ट हैंड से और टाइट पकड़ता है और जानबूझकर खुद को कट कर लेता है। तेज दर्द उसे फियर इंड्यूस्ड पैरालिसिस से बाहर खींच लेता है। जैसे ही उसका दिमाग क्लियर होता है, वो बॉस की इनकमिंग स्ट्राइक को पैरी कर देता है। फिर बॉस पर तुरंत फोकस करने के बजाय सुहो एक क्विक डिसीजन लेता है। वो पहले छोटे मॉन्स्टर्स की तरफ ध्यान देता है। कुछ ही सेकंड्स में वो पूरे बैटलफील्ड में मूव करता है और एक एक करके सबको काट देता है। सिर्फ कुछ ही पलों में वो गेट के अंदर के सारे हॉबगॉब्लिन्स वाइप आउट कर देता है। अब पीछे सिर्फ बॉस बचा था। बॉस से वापस भिड़ने से पहले वो अपने लेफ्ट आर्म के वूंड को हील करता है। अब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो चुकी थी और उसका बॉडी भी रेडी था। अब सिर्फ वो और बॉस, वन ऑन वन, नो इंटरप्शन। मॉन्स्टर के चेहरे से ही क्लियर था कि अब उसका कॉन्फिडेंस पहले जैसा नहीं रहा। दोनों के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी। ब्लो के बदले ब्लो चल रहे थे। सुहो पूरी जान लगा रहा था, डिटर्मिनेशन के साथ अपनी तलवार चला रहा था। लेकिन अपने कंपैरेटिवली लो लेवल की वजह से उसके अटैक्स मॉन्स्टर को कोई सीरियस डैमेज नहीं दे पा रहे थे। धीरे धीरे ये बात क्लियर हो गई कि सीधा सामने से लड़ना काम नहीं करेगा। ये समझते ही सुहो ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अंधाधुंध अटैक करने के बजाय उसने सीधा मॉन्स्टर की थाई में तलवार घुसा दी, एक वीक स्पॉट को टारगेट करते हुए, ताकि उसकी मूवमेंट स्लो हो जाए। इसके रिस्पॉन्स में मॉन्स्टर ने फिर से अपनी फियर स्किल एक्टिवेट की, ये सोचकर कि इस बार सुहो को पैरालाइज करके अपर हैंड ले लेगा। लेकिन इस बार वो काम नहीं आई। जब कोई एक बार अपने डर को पार कर लेता है तो डर का असर टूट जाता है और सुहो पहले ही इसे फेस करके जीत चुका था। अब जब वो फियर से अफेक्ट नहीं हो रहा था, सुहो ने सारे अटैक्स उसी एक जगह पर फोकस कर दिए। वो बार बार इंजर्ड थाई पर स्लैश करता रहा, उस वीकनेस को रिलेंटलेसली एक्सप्लॉइट करता हुआ। कुछ और प्रिसाइज और पावरफुल हिट्स के बाद बॉस मॉन्स्टर आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा, मुश्किल से जिंदा, क्लियरली मौत के किनारे। लेकिन सुहो अभी खत्म नहीं हुआ था। फाइनल ब्लो देने के बजाय उसने अचानक अपनी हीलिंग लाइट यूज की, जो नॉर्मली हेल्थ रिस्टोर करने के काम आती है, और उससे मॉन्स्टर को हील कर दिया। क्रीचर जो पहले ही कंफ्यूज्ड और आधा मरा हुआ था, अब पूरी तरह हिल गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस इंसान ने उसे ऑलमोस्ट मार दिया, वही अब उसे हील क्यों कर रहा है। उधर सुहो के लिए यह मोमेंट खुशी का था। उसे रियलाइज हो गया था कि वो इस फाइट को लंबा खींच सकता है। बार बार अटैक करके और फिर हील करके वो मॉन्स्टर को ट्रेनिंग टूल की तरह यूज कर सकता था। कुछ टाइम तक यह अजीब साइकिल चलता रहा। अटैक, इंजर, हील, रिपीट, और हर राउंड के साथ सुहो और स्ट्रांग होता गया। उसकी स्किल्स स्टेडली इंप्रूव होती रही और आखिरकार उनमें से कई ए और बी रैंक तक अपग्रेड हो गई। उधर बॉस मॉन्स्टर, जो कभी प्राउड और टेरिफाइंग था, अब सिर्फ प्योर फियर से भरा हुआ था। वो सुहो की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब जब सुहो ने इस जगह से जो सीखना था वो सब सीख लिया, तो अब कुछ भी गेन करने को बाकी नहीं था। इस ट्रायल में मॉन्स्टर का रोल खत्म हो चुका था, उसका पर्पस पूरा हो गया था। शांत एक्सप्रेशन के साथ सुहो ने बिना किसी हेजिटेशन के मॉन्स्टर का सिर काट दिया, और बस इसी के साथ गेट कॉन्कर हो चुका था। सुहो विक्टोरियस खड़ा था। उसे गेट का एमवीपी डिक्लेयर किया गया और बाकी सबके ऊपर बोनस एक्सपीरियंस भी मिला। उसका लेवल अब 10 तक पहुंच चुका था, जो किसी भी हंटर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होता है। उसकी हीलिंग स्किल हीलिंग लाइट को भी अपग्रेड मिला और वो ई रैंक पर पहुंच गई। इसके साथ ही उसे एक नई स्किल मिली, क्योर। अभी यह शायद ज्यादा बड़ी बात ना लगे, लेकिन अगर इसी स्पीड से उसकी स्किल्स डेवलप होती रही तो आगे चलकर वो 10,000 तरह के पॉइजन्स तक न्यूट्रलाइज कर सके तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन आगे का रास्ता क्लियरली प्रॉमिसिंग था। सब कुछ रैप अप हो चुका था और अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया था। सुहो ने गेट के एग्जिट की तरफ रुख किया। बाहर एटमॉस्फेयर टेंस था, गेट हल्का सा कांप रहा था और लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। गेट क्लियर हो गया क्या? और फिर किसी को और गैस करने का मौका मिलता। उससे पहले ही सो बाहर आ गया। वो शांत और कॉन्फिडेंट चल रहा था, जैसे पीछे का केओस उसके लिए कोई मायने न रखता हो। उसके चेहरे पर न थकान थी न डिस्कम्फर्ट, सिर्फ काम कंपोजर। आसपास के लोग उसे घूरने लगे, समझने की कोशिश करते हुए कि यह बंदा कौन है और इसने गेट के अंदर आखिर किया क्या है।
लेकिन सोहो ने एक्सप्लेन करने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसने उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ने दिया। कुछ ही देर में कई गिल्ड्स के लोग भागते हुए आ गए। सब उस मिस्टीरियस आदमी को ढूंढने आए थे जिसने अकेले गेट कॉन्कर कर लिया था। लेकिन सोहो ने हर ऑफर, हर स्काउट, हर इनविटेशन को इग्नोर कर दिया। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सबके पास से सीधा आगे बढ़ा और एक फॉर्मल सूट पहने हुए आदमी के सामने जाकर रुका। शांत और कॉन्फिडेंट टोन में सोहो ने उसे ग्रीट किया। यह आदमी कोई ऑर्डिनरी ऑफिशियल नहीं था। यह साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन का टीम लीडर था, योंग चुलमिन। और उसके चेहरे पर जो कंफ्यूजन था, उसे साफ था कि वो गेट कन्वर्ट करने वाले इंसान से इस तरह मिलने की एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल नहीं था। सीन शिफ्ट होता है साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन के अंदर, जहां टीम लीडर योंग और सोहो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। सरफेस पर यह नॉर्मल रजिस्ट्रेशन मीटिंग लग रही थी, लेकिन चुलमिन का दिमाग कहीं और ही अटका हुआ था। उसके थॉट्स बार बार उनकी पहली मुलाकात की तरफ जा रहे थे। उसे याद आया कैसे दोनों कैजुअली हाथ मिला रहे थे और सोहो ने कैसे कहा था कि वो ऑलरेडी हंटर एसोसिएशन जा रहा है। पहले चुलमिन ने अस्यूम किया था कि यह बस लाइसेंस रिन्यूअल के लिए होगा, जो एक्सपीरियंस्ड हंटर्स अक्सर करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, ये क्लियर हो गया कि सोहो इनिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए आया है। यह बात चुलमिन को ऑफ गार्ड पकड़ गई। वो अभी तक यह प्रोसेस ही कर रहा था कि कैसे सोहो जैसा बंदा जो हीलर के रूप में रजिस्टर्ड है, अकेले पूरा गेट क्लियर कर सकता है। और ऊपर से सोहो का बिहेवियर बिल्कुल काम, कैजुअल स्नैक्स चबाते हुए, जैसे यह कोई नॉर्मल दिन हो। चुलमिन ने उसके एप्टीट्यूड टेस्ट रिजल्ट्स को बार बार देखा। स्टैटिस्टिकली सोहो ज्यादा हीलर से वॉरियर लग रहा था। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ थी, कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स थे और वो कंपोजर था, जो नॉर्मली फ्रंट लाइन फाइटर्स में होता है। ये सब सेंस नहीं बना रहा था। जब चुलमिन अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी सोहो ने पूछकर उसे वापस प्रेजेंट में खींच लिया। कोई प्रॉब्लम है? चुलमिन होश में आया और फिर रूटीन क्वेश्चंस पूछने लगा, बैकग्राउंड, एजुकेशन वगैरह। और तब और पीसेस कनेक्ट होने लगे। पता चला कि सोहो कॉलेज ड्रॉप आउट था। वो फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा था, फिर छोड़ दिया। उस डिपार्टमेंट के ज्यादातर स्टूडेंट्स हंटर फील्ड में आते वक्त वॉरियर या आर्चर जैसे कॉम्बैट क्लासेस चूज करते हैं, लेकिन सोहो ने अलग रास्ता चुना। उसने हीलर क्लास ली। रीजन सिंपल था, उसे लड़ना पसंद नहीं था। फिर उसने गेट के अंदर क्या हुआ वो एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सीधे, ऑलमोस्ट डिटैच्ड तरीके से। उसने एक इंपॉर्टेंट डिटेल छोड़ दी कि सब कुछ उसके लिए बहुत आसान था। उसने बस इतना कहा कि वो सरवाइव करने के लिए लड़ा और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही सोहो ने कैजुअली चीफ हॉब गॉब्लिन का मेंशन किया, चुलमिन एकदम स्टिफ हो गया। कुछ था जो उसे सही नहीं लग रहा था। चीफ हॉब गॉब्लिन वाले गेट्स इजी नहीं होते, ये नोन फैक्ट था। सोहो ने उसकी डिस्कम्फर्ट नोटिस की और शांति से अपना इन्वेंट्री ओपन किया। अगले ही पल उसने गेट से कलेक्ट किया हुआ सारा लोड टेबल पर गिरा दिया। हैवी थड के साथ आइटम्स गिरे और चुलमिन पूरी तरह शॉक हो गया। उसकी आंखें फैल गईं और एक पल के लिए वो ऑलमोस्ट पैनिक कर गया। ये वही मैजिक क्रिस्टल्स थे जो सोहो ने हॉब गॉब्लिन्स से निकाले थे। छोटे वाले नॉर्मल हॉब गॉब्लिन्स के थे और एक बड़ा, ज्यादा रिफाइंड क्रिस्टल चीफ हॉब गॉब्लिन का था। क्योंकि सोहो को उनकी एग्जैक्ट वैल्यू का आइडिया नहीं था, उसने पॉलिटली टीम लीडर से पूछा कि क्या वो इन्हें प्रोसेस करवा सकते हैं। कंपोज्ड रहने की पूरी कोशिश के बावजूद चुलमिन की नजर लूट से हट ही नहीं रही थी। यह एक अच्छा हॉल था। खुद को संभालते हुए चुलमिन ने सोहो की तरफ सीरियसली देखा और पूछा, क्या तुम सच में हंटर बनना चाहते हो? सोहो ने सिर्फ नॉट किया और उस एक सिंपल अग्रीमेंट से टीम लीडर की आंखों में रियल एक्साइटमेंट आ गई। फिर भी खुद को शांत रखते हुए चुलमिन ने पूछा, यह डिसीजन इम्पल्स में लिया गया है? सोहो ने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, नहीं, यह बिल्कुल इम्पल्सिव नहीं है। चुलमिन अभी इसी आंसर की खुशी में था कि सोहो ने टोन थोड़ा बदला और अपनी असली वजह बतानी शुरू की। यह पावर या पैसे के लिए नहीं था, यह पर्सनल था। उसे मॉन्स्टर से नफरत थी और उन गेट से भी जहां से वो आते थे। बचपन में एक गेट शॉक के दौरान उसने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। उसके बाद वो अकेला ऑर्फनेज में पड़ा हुआ। शुरू में उसे लगा कि मॉन्स्टर्स को मारना उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन और दर्द को कम कर देगा, लेकिन चाहे उसने कितने भी मॉन्स्टर्स मार लिए, उसके सीने का बोझ कभी हल्का नहीं हुआ। तब उसने एक डिसीजन लिया। वो पास्ट को बदल नहीं सकता, लेकिन फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने का चॉइस उसके पास था। वो नहीं चाहता था कि कोई और भी वही दर्द झेले जो उसने झेला था।
वो रिवेंज के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेफ्टी के लिए लड़ना चाहता था। इसीलिए उसने हंटर बनने का फैसला किया, किसी गिल्ड के लिए नहीं बल्कि साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन के लिए। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ उसे डाउन साइड बताना भी जरूरी लगा। उसने ऑनेस्टली बताया कि हंटर एसोसिएशन का पे स्केल प्राइवेट गिल्ड्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है। लेकिन सो बिल्कुल भी बॉदर नहीं लगा जब तक उसे मल्टीपल गेट्स का फ्री एक्सेस मिले, उनमें प्रायोरिटी एंट्री हो और क्रिमिनल हंटर्स को पनिश करने की अथॉरिटी मिले। उसके लिए यही काफी था। चुलमन को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। रियलिटी ये है कि हंटर एसोसिएशन के पास टेक्निकली गेट प्रायोरिटी होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो राइट्स प्राइवेट गिल्ड्स को ऑक्शन कर देते हैं। रीजन सिंपल है, कोई भी ऑफिशियल छोटी गवर्नमेंट सैलरी के लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डालना चाहता। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो लोगों की मदद के लिए ज्वाइन करते हैं, लेकिन असल में वो सेफ और स्टेबल पोजीशंस चाहते हैं जहां बिना गेट में जाए क्वाइटली अर्न कर सके। इसीलिए लोग फील्ड ड्यूटी की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स एम करते हैं। लेकिन चुलमन की नज़र में सोहो अलग था। वो कंफर्ट या सेफ्टी चेस नहीं कर रहा था। वो एक रेयर टाइप था, एक ट्रू पैट्रियट जो फ्रंट लाइन पर रहकर लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। एक ऐसा इंसान जो सच में सिविल सर्विस पर बिलीव करता था। खुशी इतनी ओवरवेलमिंग थी कि एक पल के लिए चुलमन को चक्कर सा आ गया, लेकिन वो तुरंत संभल गया और मैजिक क्रिस्टल्स के काम पर वापस लग गया। अब ऑफिशियल हंटर एग्जाम देने के लिए पहले एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना होता है, जिसमें रिटन और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस साल का रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑलरेडी खत्म हो चुका था और एग्जाम कल स्केड्यूल था। लेकिन फॉर्चुनेटली सोहो के साथ उसका भाई चुलमन था। क्योंकि सोहो ने अकेले पूरा गेट कॉन्कर किया था, चांसेस थे कि हायर अप से स्पेशल अप्रूवल मिल जाए। ये पार्ट प्रॉब्लम नहीं था। जो चीज चुलमन को टेंशन दे रही थी वो था रिटन टेस्ट। सिर्फ एक दिन की प्रिपरेशन में उसे क्लियर करना नॉर्मल इंसान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन सोहो बीइंग सोहो कॉन्फिडेंट था। उसके लिए रूल सिंपल था, मौका मिले तो पकड़ लो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। बस एक प्रॉब्लम थी, हमारा बंदा इस वक्त प्रैक्टिकली एक भिखारी था। उसके पास एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी देने तक के पैसे नहीं थे। अपनी ईगो को साइड में रखकर उसने पूछ ही लिया कि क्या टीम लीडर चुलमन उसके लिए मैजिक क्रिस्टल्स का काम संभाल सकते हैं। और चुलमन, जैसा वो हमेशा रिलायबल रहा है, बिना एक पल सोचे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। इस वक्त सोहो जिस पर पूरी तरह ट्रस्ट कर सकता था वो सिर्फ उसका बड़ा भाई चुलमन था, और इसके लिए वो दिल से थैंकफुल था। कुछ वक्त बाद सारे एप्टीट्यूड टेस्ट्स कंप्लीट हो गए। टीम लीडर चुलमन ने फिर सोहो को वो पैसे ट्रांसफर कर दिए जो क्रिस्टल्स बेचकर मिले थे। अगले सीन में सोहो ऐसे चुलमन के खाने पर टूट पड़ा जैसे वो जगह उसी की हो। मैजिक क्रिस्टल्स की वजह से उसे 3 मिलियन मिले थे और ऊपर से सिविल सर्वेंट हंटर के तौर पर रजिस्टर होने पर उसे कुछ टैक्स एग्जिमेशन बेनिफिट्स भी मिले। फिर भी ये उसके लिए इनाफ नहीं था। उसकी एक और रिक्वेस्ट थी। उसने सुना था कि एसोसिएशन के पास एक लाइब्रेरी है और वो कल के रिटन टेस्ट के लिए थोड़ी क्रैमिंग करना चाहता था। उसने पोलाइटली पूछा कि क्या टीम लीडर उसे एक्सेस दे सकते हैं, और नेचुरली चुलमन ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। उसने खुद सोहो को लाइब्रेरी तक का रास्ता दिखाया और कहा कि एंट्री के लिए एम्प्लॉय कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग होते वक्त चुलमन ने उसे एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक विश किया। सोहो चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा, सोचते हुए कि उसका भाई अभी भी कितना काइंड और रिलायबल है। अंदर ही अंदर उसे पता था एक दिन चुलमन जरूर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनेगा। चुलमन के जाने के बाद सोहो ने अपना फोकस वापस लाइब्रेरी पर लगा दिया। उसका गोल बिल्कुल क्लियर था, अपनी पिछली जिंदगी से जुड़ी कोई चीज ढूंढना। उसे कुछ बड़े इवेंट्स याद थे जो पूरे रीजन्स को हिला देने वाले थे, लेकिन डिटेल्स हमेशा ब्लर्ड रहती थी। इंसानी दिमाग लाइफ टाइम्स के बीच मेमोरीज स्टोर करने के लिए बना ही नहीं होता, और वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। फिर भी कहीं ना कहीं इसी जगह पर एक की थी, नॉलेज का कोई पीस या कोई स्किल जो उसे बहुत जरूरी थी। थोड़ी और सर्च के बाद सोहो को कुछ अजीब मिला। एक बहुत बड़ी एंशंट लुकिंग बुक, इतनी मोटी कि किसी शेल्फ में फिट ही नहीं हो रही थी। क्यूरियोसिटी में उसने उसे उठाया। जैसे ही उसने बुक खोली, सिस्टम ने एक अजीब सा मैसेज भेजा। सिस्टम ने बताया कि ये बुक इस दुनिया की नहीं है और इसे यूज करने का एक स्पेशल तरीका भी है। सिर्फ पढ़ने से ज्यादा कुछ था, और सोहो समझ गया। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने बुक को आरपीजी कैरेक्टर की तरह अपने सिर के ऊपर उठा लिया, जैसे कोई हिडन क्वेस्ट ट्रिगर कर रहा हो। एक पल के लिए उसे खुद पर ही शक हुआ, जैसे वो पूरा क्लाउन बन गया हो। कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके हाथ थकने लगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यही सही तरीका है। जैसे ही वो बुक को गाली देने वाला था, सिस्टम ने फिर से रिस्पॉन्स दिया।
बुक लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट ले रही थी और तभी मैजिक शुरू हुआ। बुक चमकने लगी, रियलिटी शिफ्ट होने लगी और एक ही पल में सुहो उस डस्टी रूम में नहीं रहा। अब वो एक मैसिव अदरवर्ल्डली ट्री के सामने खड़ा था। उसकी रूट्स ग्लोइंग स्टोन में धंसी हुई थीं और ब्रांचेस एक ऐसे आसमान में फैली हुई थीं जो रियल ही नहीं लग रहा था। एक स्पाइरल स्टेयरकेस उस ट्री के चारों तरफ लिपटी हुई थी जो ऊपर अननोन की तरफ जा रही थी। यही थी लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज। यहाँ रिवील होता है कि ये लाइब्रेरी अपने यूज़र को ये एबिलिटी देती है कि वो जो कुछ भी कभी देखा या सुना हो सब कुछ परफेक्टली याद रख सके, चाहे वो पेनफुल हो या ट्रॉमेटिक। नॉर्मली इंसानी दिमाग भूल कर कोप करता है, लेकिन इस एबिलिटी के साथ यूज़र को फ्लॉलेस मेमोरी के बोझ के साथ जीना पड़ता है। इस स्किल का ओरिजिनल ओनर हेक्सागन गिल्ड का मैनेजर था, जो पहले कोरियन हंटर एसोसिएशन का एम्प्लॉई रह चुका था। करियर चेंज के लिए लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त उसने गलती से ये एबिलिटी गेन कर ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेट के बल लेटना अनकंफर्टेबल था और उसने बुक को पिलो बना लिया था। सुहो ये सोचकर हंसता है कि वो कितना लकी था जो उसे ऐसी स्किल मिल गई। वो मन ही मन उसे थैंक्स भी करता है और फ्यूचर में उसे एक मील ट्रीट देने का प्लान बनाता है। फिर सिस्टम विंडो सुहो को प्रॉम्प्ट करती है कि वो अपनी स्टोरी लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज को डोनेट करे। सुहो सोचता है ये एबिलिटी कितनी पावरफुल है, ये उसकी सारी मेमोरीज रिस्टोर कर सकती है, खासकर जब इंसानी यादें टाइम के साथ फेड और डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। इसकी वैल्यू समझते हुए वो डिसाइड करता है कि ये स्किल लेना ज़रूरी है ताकि हर डिटेल परफेक्ट क्लैरिटी के साथ रिटेन हो सके। एक मैसेज अपीयर होता है जो कंफर्म करता है कि उसकी स्टोरी एक्सेप्ट हो गई है। अचानक तेज़ हवा उसके चारों तरफ घूमने लगती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज अब उसके एक्सपीरियंसेस को एक्सेस और रिकॉर्ड कर रही है। सो वो हवा में उठने लगता है, चमकते हुए टेक्स्ट से घिर जाता है। जैसे ही बुक के ऊपर एक डायग्राम मटेरियलाइज होता है, एक और मैसेज आता है कि लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज ऑफिशियली ओपन हो चुकी है। अब ये वो सब कुछ स्टोर करेगी जो उसने कभी देखा या सुना है, और जब चाहे एक्सेस देने के साथ साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सजेस्ट भी करेगी। सो वो अपने हाथ को देखता है। उसे लगता है कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस थोड़ा ऑफ लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि ये पूरी जगह ही एक इल्यूजन है। अब जब उसके पास ये स्किल आ चुकी थी, सुहो ने इसे टेस्ट करने का फैसला किया। वो आंखें बंद करता है और एक पुरानी बैटल को याद करता है। तुरंत वो खुद को उसी मोमेंट में देखता है, गंभीर रूप से घायल। वो सीन पूरी इंटेंसिटी के साथ वापस आ जाता है। इमोशंस एक साथ बर्स्ट होते हैं और उसके अंदर का गुस्सा फिर से जल उठता है, ये कंफर्म करते हुए कि मेमोरीज कितनी क्लियर हैं। वो उन लोगों को देखता है जिन्होंने उसे बिट्रे किया था। अब वो उन्हें क्लियरली पहचान चुका था, सेल्फिश कावर्ड्स, जिन्होंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए गेट सील करने में डिले किया था। वो कसम खाता है कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और कभी भूलेगा भी नहीं। उसकी कॉन्शियसनेस कई सिस्टम विंडोज के बीच ड्रिफ्ट करने लगती है। ये मेमोरी उसे हिला देती है और वो विश करता है कि काश उसने कुछ कम पेनफुल याद रिकॉल की होती। तभी अचानक एक सिस्टम विंडो में एक शॉकिंग नोटिफिकेशन आता है। उसे और स्ट्रांग बनने का मौका दिया जा रहा था। रेल्म ऑफ द ट्रांसेंडेंट तक पहुंचने वाला पहला इंसान होने के नाते सिस्टम प्लेयर अनसुहो के लिए रीबूट अनाउंस करता है। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता और उसके आसपास की दुनिया नॉर्मल हो जाती है। उसके दिमाग में एक सवाल आता है, क्या सिस्टम ने उसे सच में टाइम में पीछे भेज दिया है? उसे याद आता है कि एक बार वो डिवाइन सोर्ड के साथ यूनिटी की स्टेट तक पहुंच गया था और उसने पहली एसएसएस रैंक स्किल हासिल की थी। लेकिन अब ट्रांसेंडेंट तक पहुंचने वाला पहला इंसान होने के नाते उसे एक नया मौका दिया जा रहा था, ऐसा मौका जो किसी ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि उसका पास्ट में वापस आना शायद सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। अगले ही पल वो टैक्सी से एक जगह पहुंचता है। गाड़ी से उतरते हुए वो सोचता है, ये सेकंड चांस कितना मीनिंगफुल है। अब उसके पास मौका है उन डिजास्टर्स को रोकने का जिन्होंने कभी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और उन अनप्रिडिक्टेबल गेट्स को हैंडल करने का जिन्होंने काउंटलेस जानें ली थी। वो डिसाइड करता है इस बार गेट्स को पहले से भी ज्यादा तेजी से टैकल करेगा। हर सेकंड की इंपॉर्टेंस को याद रखते हुए वो आगे बढ़ता है। जल्द ही वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंचता है। उसके सामने खड़े होकर वो उसके शेयर साइज से इम्प्रेस हो जाता है और मानता है कि ये देश की सबसे बड़ी प्राइवेट हंटर एकेडमी है। वो इसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने और पैसा कमाने के लिए एक परफेक्ट प्लेस मानता है। पक्के इरादे के साथ वो अंदर चला जाता है। एक चीयरफुल रिसेप्शनिस्ट उसे ग्रीट करती है
है और विजिट का रीजन पूछती है। सोहो जवाब देता है कि वो डायरेक्टर किम से मिलना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछती है, क्या उसका अपॉइंटमेंट है? सोहो मना करता है, लेकिन कहता है कि बात इंपॉर्टेंट है। वो बस इतना कहता है, सिंड्रोम स्टेशन प्री कैटास्ट्रोफी गेट का सोलो कॉन्करर यहाँ आया है। सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर के ऑफिस में, जहाँ एक काल्म वुमन खुद को किमसू नेक्सस एकेडमी की डायरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। सोहो अपना इंट्रोडक्शन अनसोहो के नाम से देता है। डायरेक्टर किम उसे बैठने को कहती है और सिंड्रोम गेट पर उसकी अचीवमेंट एक्नॉलेज करती है। फिर वो पूछती है कि वो नेक्सस क्यों आया है। सोहो एक्सप्लेन करता है कि वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने आया है। डायरेक्टर क्लियरली सरप्राइज्ड हो जाती है। सोहो कंफर्म करता है और बताता है कि वो कल होने वाले हंटर लाइसेंस टेस्ट में भी बैठना चाहता है। सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हुए डायरेक्टर किम पूछती हैं कि उसे अवेकन हुए कितना समय हुआ है। सोहो कामली जवाब देता है, आज। ये सुनकर वो शॉक में डॉक्यूमेंट्स चेक करती है और डिसबिलीफ में रिपीट करती है, एक अनरजिस्टर्ड हंटर जो आज ही अवेकन हुआ है, कल टेस्ट देना चाहता है और ऑलरेडी एक कैटास्ट्रॉफिक लेवल गेट सोलो क्लियर कर चुका है। सोहो सब कंफर्म कर देता है। वो ऐड करता है कि हंटर एसोसिएशन में कनेक्शन की वजह से उसे एग्जाम में जगह मिल गई है। उसका गोल सिंपल है, फर्स्ट रैंक लाना। उसका कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन डायरेक्टर को और भी ज्यादा शॉक कर देता है। फिर सोहो अपनी कंडीशन रखता है, अगर वो फर्स्ट रैंक लाता है तो उसे ऑफिशियली नेक्सस स्कॉलरशिप स्टूडेंट का स्टेटस मिले, फुल फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। सोहो जानता था कि एक अननोन न्यूकमर के लिए टॉप तक पहुंचना इजी नहीं होगा, लेकिन वो कोई बिगिनर नहीं था। वो एक बैटल हार्डन्ड वेटरन था जिसने काउंटलेस गेट्स क्लियर किए थे। लोग माने या ना माने, ये उनकी चॉइस थी। डायरेक्टर किम मानती हैं कि इतना डेंजरस गेट सोलो क्लियर करना छोटी बात नहीं है, लेकिन वो रिमाइंड करती हैं कि हंटर टेस्ट पूरी तरह अलग चीज है, जिसका एवरेज पास रेट 20% से भी कम है। सोहो क्लियर कर देता है, अगर वो फर्स्ट नहीं आता तो वो उसे इग्नोर कर सकती है और स्कॉलरशिप डील पूरी तरह कैंसिल कर सकती है। अब डायरेक्टर किम जेन्युइनली इंट्रीग्ड हो जाती है। वो पूछती हैं उसने हेक्सागन या प्राइम जैसी प्रेस्टिजियस एकेडमीज के बजाय नेक्सस को ही क्यों चुना। सो वो सीधा जवाब देता है, नेक्सस सबसे बड़ी एकेडमी होने के बावजूद पिछले कुछ सालों से रफ फेज में है। एक भी टॉप रैंकिंग स्टूडेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, जिससे उसकी रेपुटेशन और एडमिशंस दोनों गिर गए हैं। डायरेक्टर चुपचाप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्सस को डेस्परेटली एक सक्सेस स्टोरी चाहिए थी और कोई करंट स्टूडेंट ब्रेकआउट टैलेंट नहीं दिखा रहा था। अगर सो सच में फर्स्ट आता है तो स्पॉटलाइट का सबसे बड़ा फायदा नेक्सस को ही मिलेगा। इस सेंस में उसका प्रपोजल परफेक्ट टाइमिंग पर था। फिर भी डायरेक्टर सोचने पर मजबूर हो जाती है, कौन इतना कॉन्फिडेंट होकर इतना बोल्ड ऑफर देता है। क्यूरियोसिटी में वो पूछती है स्कॉलरशिप में वो कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहा है। सो वो उल्टा पूछता है, टॉप स्टूडेंट को नॉर्मली क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। डायरेक्टर बताती हैं, फुल ट्यूशन रिफंड, एक्स्ट्रा 30 मिलियन बोनस और इमीडिएट नेक्सस गिल्ड ज्वाइन करने का मौका। सो वो सिर हिलाता है, फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, 300 मिलियन ज्यादा बेटर होगा। ये सुनकर डायरेक्टर किम स्टंट रह जाती है, लेकिन सो कामली एक्सप्लेन करता है, टॉप स्टूडेंट के एडवांटेजेस और एकेडमी के स्केल को देखते हुए ये अमाउंट कंप्लीटली फेयर है। नेक्सस के लिए 300 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं थी। डायरेक्टर के दिल में भी कहीं ना कहीं ये बात सही लगती है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद वो अग्री कर लेती हैं और कहती हैं, अगर सो फर्स्ट रैंक लाता है तो उसे पूरे 300 मिलियन मिलेंगे। बाद में सो कैंपस में घूमता रहा। जितना ज्यादा वो एक्सप्लोर करता गया उतना ही उसे रियलाइज होता गया कि ये जगह कितनी इनॉर्मस है, ऑलमोस्ट किसी अम्यूजमेंट पार्क से भी बड़ी। एक बार एनरोल हो जाने के बाद उसे किसी चीज की कमी नहीं होने वाली थी। जो स्टाफ मेंबर्स उसे टूर करा रहे थे वो गर्व से बता रहे थे कि नेक्सस पूरे साउथ कोरिया की सबसे बड़ी एकेडमी है। सोहो ने नोटिस किया कि गाइड थोड़ा थका हुआ लग रहा है। उसे समझ आ गया कि शायद उसे सिर्फ टूर के लिए नींद से उठाया गया होगा। थोड़ा गिल्टी फील करते हुए सोहो ने लेट टाइम पर टूर दिखाने के लिए उसे थैंक्स कहा। गाइड मुस्कुराया और बोला, इतना इंपॉर्टेंट गेस्ट के लिए ये तो उसका ड्यूटी था। तभी सोहो की नजर प्लेग्राउंड पर अकेले ट्रेनिंग करते हुए एक स्टूडेंट पर पड़ी। क्यूरियस होकर उसने पूछा, क्या वो स्टूडेंट है? गाइड ने बताया, वो हर रात इसी टाइम पर ट्रेनिंग करता है और एकेडमी का सबसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट माना जाता है। सोहो इंटरेस्टेड हो गया। उस स्टूडेंट का नाम दिहन था। गाइड ने उसे आवाज लगाई, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। दिहन मुस्कुराया और बोला, वो ऑलरेडी 3rd ईयर में है, इसलिए उसे और पुश करना पड़ेगा।
सोहो ने उसे तुरंत पहचान लिया। अपनी पिछली जिंदगी में वो दीहन के साथ कई रेड मिशंस कर चुका था। उस वक्त दीहन देश का टॉप टैंकर था, अनमैच्ड एंड्योरेंस और डिफेंस के लिए फेमस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम के साथ प्योर टैंकर्स मेटा से बाहर हो गए थे। अब दीहन को शील्ड की जगह एक्स यूज करते देखकर सोहो समझ गया कि उसने अभी तक अपनी रियल पोटेंशियल अनलॉक नहीं की है। ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। वो उसे गाइड कर सकता था और फ्यूचर में हंटर एसोसिएशन में रिक्रूट भी कर सकता था। गाइड ने दोनों का इंट्रोडक्शन कराया। शॉर्ट ग्रीटिंग के बाद सोहो ने पूछा, क्या वो बैटल एक्स को अपना मेन वेपन बनाना चाहता है? दीहन ने हाँ कहा। फिर सोहो ने पूछा, उसने वही वेपन क्यों चूज किया? दीहन ने बताया, क्योंकि वो फ्रंट लाइन फाइटर बनना चाहता है और इंस्ट्रक्टर्स ने एक्स सजेस्ट किया था क्योंकि वो उसकी बॉडी बिल्ड के साथ मैच करता है। गाइड ने भी ऐड किया, डिस्ट्रक्टिव पावर में बैटल एक्स का कोई मुकाबला नहीं। सोहो ने पूछा, क्या उसने सिर्फ एक्स के साथ ही ट्रेनिंग की है? दीहान ने माना, हाँ, सिर्फ उसी के साथ। उसने खुद को स्लो लर्नर बताया और कहा कि मल्टीपल वेपन्स ट्राई करना उसे टाइम वेस्ट लगता है। उसे एक्स में थोड़ा डिसेंट बनने में ही 2 साल लग गए और अभी भी उसे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था। सोहो ने क्वाइटली सिचुएशन एनालाइज की और असली प्रॉब्लम समझ ली। इश्यू एफर्ट का नहीं था, इश्यू ये था कि एक्स दीहन के लिए सूट ही नहीं करता था। ये डेडिकेशन नहीं, गलत डायरेक्शन का केस था। अगर अर्ली प्रोग्रेस नहीं हो रही थी तो वेपन स्विच करना चाहिए था। सोहो को हैरानी हुई कि देश की टॉप एकेडमी भी इतनी ऑब्वियस मिस्टेक मिस कर गई। उसने एक अलग माइंडसेट सजेस्ट किया। आगे चलकर प्लेयर्स के स्टैट्स एडजस्ट होते रहते हैं, इसलिए ऐसा वेपन चूज करना बेटर होता है जो नेचुरली सूट करे। स्किल करेक्शन से प्रोफिशिएंसी बढ़ सकती है, लेकिन रियल बैटल परफॉर्मेंस नॉलेज और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। दीहन के केस में बैटल एक्स क्लियर मिसमैच था। हैवी डैमेज के साथ लॉन्ग कूल डाउन उसे वल्नरेबल बना देते थे और उसके बड़े फ्रेम के साथ उसे प्रोटेक्ट करना और मुश्किल हो जाता था। ये सब सुनकर दीहन शॉक हो गया। उसने पिछले 3 साल सिर्फ एक्स के साथ ट्रेनिंग की थी। सोहो ने उसकी मेहनत अप्रिशिएट की, लेकिन पॉइंट आउट किया कि उसकी रियल स्ट्रेंथ टैंकिंग हो सकती है। उसने सजेस्ट किया, लेफ्ट आर्म पर शील्ड और राइट हैंड में वन हैंडेड ब्लंट वेपन। उसके हिसाब से ये सेटअप उसकी ओवरऑल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस काफी बढ़ा देगा। दीहन थोड़ा हेजिटेट हुआ। एग्जाम से जस्ट पहले रोल स्विच करना रिस्की था, खासकर जब टेस्ट अगले ही दिन था। तब सोहो ने पूछा, रेड पार्टी का बैकबोन असल में कौन होता है? लोग मेजेस को मानते हैं, लेकिन रियलिटी में हमेशा टैंक होता है। टैंक का काम होता है एनिमी का फोकस लेना और टीम को प्रोटेक्ट करना, और ये काम सही से करने के लिए शील्ड के साथ सेकेंडरी वेपन भी जरूरी होता है क्राउड कंट्रोल के लिए। सोहो की रीजनिंग आखिरकार दीहन को समझ आ गई। इंस्पायर्ड होकर उसने डिसाइड किया कि वो ट्राई करेगा। सोहो खुश था कि दीहन ने डाउट को खुद पर हावी नहीं होने दिया और जल्दी अडेप्ट कर लिया। सोहो ने उसे गुड लक विश किया और दीहन थैंक्स कहकर वहां से चला गया। उसके बाद गाइड ने बताया, डायरेक्टर किम ने ही उसे टूर देने को कहा था, इसलिए उसने सोहो को गेस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अब गाइड क्यूरियस हो गया था, क्या सोहो सच में इंस्ट्रक्टर है? वो कम्बैट और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा जानता लग रहा था। सोहो ने क्लैरिफाई किया, वो इंस्ट्रक्टर नहीं है। हालांकि अंदर ही अंदर उसे भी लगा कि बिना लाइसेंस के इतना नॉलेज सस्पिशियस लग सकता है। उसने कहा, वो खुद को एक स्टेक होल्डर मानता है। गाइड ने सिर हिलाया और बताया कि उसे अभी कॉल आया है। कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो चुका था और उन्हें डायरेक्टर के ऑफिस वापस जाना था। फिर हंटर टेस्ट का दिन आ गया। एसोसिएशन बिल्डिंग के सामने का एरिया एग्जामिनीज से भरा हुआ था। सब अपने हाथों में सोर्ड्स लिए खड़े थे, अपने हंटर लाइसेंस पाने के लिए रेडी। सब ने इस मोमेंट के लिए दिन रात मेहनत की थी, अपनी स्किल्स को शार्पन किया था और पीक कंडीशन तक पहुंचे थे। लेकिन आयरनी ये थी कि सोहो, जिसने अकेले एक गेट क्लियर किया था, सबसे खराब कंडीशन में बैठा था। टेस्ट खत्म होने के बाद सोहो बाहर निकला और टेस्ट के पर्पस के बारे में सोचने लगा। ये डोपिंग कंसर्न्स की वजह से ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन उसके हिसाब से ये मेजर्स काफी नहीं थे। ज्यादातर चीटर्स ड्रग्स यूज नहीं करते, वो स्किल बफ्स यूज करते हैं। टेस्ट के दौरान एक औरत और कुछ लोगों ने ऐसे मैजिक लेवल्स दिखाए जो लेवल 5 पर नेचुरल हो ही नहीं सकते। तभी सिस्टम ने सोहो को नोटिफाई किया कि उसकी मैजिक सेंसिंग एबिलिटी काफी शार्प है और वह मैजिक डिटेक्शन स्किल को पूरी तरह मास्टर कर चुका है। इसी वजह से अब उसके लिए छोटी छोटी चीजें नोटिस करना और भी आसान हो गया था। ऑफिशियली कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन वह साफ देख सकता था कि काफी लोग बफ्स के थ्रू चीट कर रहे हैं।
उसे लगा कि अब इसे खत्म करना जरूरी है। चुलमन की तरफ देखकर सो को राहत मिली कि कम से कम एक इंसान ऑनेस्ट है। जब वह हॉल से गुजर रहा था जहां कैंडिडेट्स अपने टेस्ट डिस्कस कर रहे थे, तो उसे लगा जैसे वह खुद भी अनजाने में एक चीटर बन गया हो। तभी चुलमन आया और पूछा, टेस्ट कैसा गया? सो ने कहा कि वह कॉन्फिडेंट है कि वह पास हो जाएगा। फिर उसने पूछा कि चुलमन वहां क्या कर रहा है। चुलमन ने बताया कि एसोसिएशन में हमेशा स्टाफ की कमी रहती है, इसलिए वह हेल्प कर रहा है। उसने यह भी कहा कि यह रिटन टेस्ट अब तक का सबसे टफ था, लेकिन सो का कॉन्फिडेंस देखकर वह इम्प्रेस था। सो ने कहा कि उसे लगता है उसने टेस्ट सॉल्व कर लिया है और पूछा कि क्या वह एक बात उठा सकता है। चुलमन ने कहा, हाँ, बस टेस्ट के बारे में ना हो। सोहो ने कहा कि बात थोड़ी रिलेटेड है। उसने पॉइंट आउट किया कि टेस्ट के दौरान बफ्स के लिए कोई चेक्स नहीं हुए और पूछा क्यों। चुलमन ने पूछा, बफ चेक से क्या मतलब है? सोहो ने एक्सप्लेन किया कि एसोसिएशन यूरिन और ब्लड टेस्ट करती है ड्रग्स के लिए और पर्सनल आइटम्स कॉन्फिस्केट करती है गियर चीटिंग रोकने के लिए, लेकिन स्किल बेस्ड चीटिंग के लिए कोई चेक नहीं था। उसने सजेस्ट किया कि मैजिक डिटेक्शन का यूज करके बफ्ड लोगों को ज्यादा इफेक्टिवली स्पॉट किया जा सकता है। चुलमन ने उसका इनपुट अप्रिशिएट किया और प्रॉमिस किया कि प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले इस पर ध्यान देगा। सोहो ने कहा कि वह नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी रहेगा। जाने से पहले चुलमन ने उसे रोका और कहा कि वह पर्सनली चाहता है कि सोहो अच्छा करे और फ्यूचर में दोनों साथ काम करें। उसने प्रैक्टिकल के लिए गुड लक विश किया और सोहो ने थैंक्स कहा। 30 मिनट्स बाद प्रैक्टिकल टेस्ट साइट पर अनाउंसर ने बताया कि डाइव कैप्सूल्स में इश्यू की वजह से एग्जाम 2 घंटे डिले हो गया है। सभी कैंडिडेट्स को कैफेटेरिया में लंच लेने और फिर लाउंज या ट्रेनिंग एरिया में वेट करने को कहा गया, लेकिन सोहो को यह बात सही नहीं लगी। उसे लगा यह बस एक एक्सक्यूज है। उसे शक था कि शायद चुलमन ने बफ चीटर्स पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जैसा उसने सोचा था, 12,200 कैंडिडेट्स और 10% से कम पास रेट के साथ चीटर्स को पकड़ना पास रेट को इजीली 7% तक गिरा सकता है। ऐसी कंडीशन में जो भी पास करेगा वह अनडाउटेडली टॉप टियर टैलेंट होगा। सोहो ने डिसाइड किया कि वह बाकी कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व करेगा, देखने के लिए कौन वर्थ वॉचिंग है। तभी कुछ आवाजें उसका ध्यान खींच लेती हैं। तभी कुछ आवाजें सोहो का ध्यान खींच लेती हैं। एक आदमी दूसरे को मैच के लिए चैलेंज कर रहा था। दूसरा गुस्से में बोला, पीछे हट और फाइट्स पिक करना बंद कर। पहले वाले ने क्लैरिफाई किया कि वह बस इस पार करना चाहता है और मजाक में बोला कि शायद सामने वाला अपनी स्किल एक्सपोज होने से डरता है। इरिटेट होकर दूसरे ने उसे धक्का दिया और कहा, सामने मत आ। तभी पहले वाले ने एक वुडन सोर्ड उठाई और पूछा, अगर मैं पहले स्ट्राइक करूं तो क्या होगा? बात बढ़ने से पहले ही सोहो बीच में आ गया और उसकी स्ट्राइक को ब्लॉक कर दिया, जिससे अटैकर पीछे हट गया। दूसरा आदमी शॉक में बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन सोहो ने शांत तरीके से कहा कि वह हैंडल करेगा और उसे दूर रहने को कहा। आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? कोई ऑफिसर हो? सोहो ने कहा, नहीं, मैं भी एक टेस्ट टेकर हूं। फिर वार्निंग दी कि ऐसे आदमी से उलझना सिर्फ बेकार का ट्रबल लाएगा, इसलिए उसे छोड़ देना बेहतर है। अटैकर ने पूछा कि सोहो बीच में क्यों पड़ रहा है। सोहो मुस्कुराया, अपना इंट्रोडक्शन दिया और ऑफर किया कि अगर वह इतना ईगर है तो वह उसका स्पैरिंग पार्टनर बन सकता है। लेकिन अटैकर इम्प्रेस्ड नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा कि वह सोहो जैसे वीक बंदे के साथ टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वीक शब्द सोहो को चुभ गया। अटैकर ने कहा कि सोहो बस पहले लकी था और वार्निंग दी कि ज्यादा एरोगेंट मत बन और यहां से चला जा। लेकिन सोहो ने बात पलट दी और पूछा, क्या तुम डर गए हो? गुस्से में आदमी बोला, इसका क्या मतलब है? सोहो ने कहा, चलो चेक कर लेते हैं कि वह लक था या नहीं, और हिंट दिया कि शायद सामने वाला टेस्ट करने से डर रहा है। प्रोवोक्ड होकर आदमी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, गालियां देते हुए और सोहो को कावड़ कहकर इंसल्ट किया। सोहो ने फाइट के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन कहा कि पहले सुपरवाइजर की परमिशन लेनी चाहिए और डेजिग्नेटेड स्पारिंग अरीना में फाइट करनी चाहिए। परमिशन मिलते ही दोनों ट्रेनिंग अरीना में उतर गए, जिससे आसपास खड़े स्टूडेंट्स का ध्यान भी उधर चला गया। रेफरी ने उन्हें याद दिलाया कि सिर्फ एसोसिएशन के दिए हुए ट्रेनिंग वेपन्स यूज कर सकते हैं और अगर फाइट कंट्रोल से बाहर गई तो मैच तुरंत रोक दिया जाएगा। मैच शुरू होते ही अटैकर ने पहला चार्ज किया। उसने वुडन स्वॉर्ड घुमाई, लेकिन सोहो ने आसानी से ब्लॉक कर लिया। अटैकर हवा में उछला और ऊपर से स्लैश किया, लेकिन सोहो ने एफर्टलेसली डोड्स कर लिया। गुस्से और शौक में अटैकर चिल्लाया कि वह सोहो को चीर देगा, लेकिन सोहो ने उसकी वुडन सोर्ड पर पैर रख दिया और उसे टॉन्ट करते हुए कहा कि वह कितना पैथेटिकली वीक है। यह इंसल्ट सुनते ही अटैकर का कंट्रोल टूट गया। इस आदमी का नाम पार्क योंग था, जिसे मैड स्वॉर्ड्समैन के नाम से जाना जाता था।
वह स्ट्रेंथ के पीछे पागल था और हमेशा स्किल्ड अपोनेंट्स को ढूंढता रहता था। उसकी पावर की प्यास ने उसे एक रेलेंटलेस फाइटर बना दिया था। सुहो को याद था कि पिछली मुलाकात में योंग कितना स्किल्ड था, इसलिए उसे यहाँ सेम बैच के टेस्ट टेकर्स में देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। उसे तुरंत समझ आ गया कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह फिर वही गलतियां दोहराएगा। बिना वार्निंग के सुहो ने एक पावरफुल किक मारी, जिससे योंग उड़कर जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही सुहो ने उसकी पहले वाली एरोगेंस का मजाक उड़ाया। शॉक में योंग ने पूछा, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो? सुहो ने शांत तरीके से कहा कि ब्लाइंड चार्जिंग काम नहीं करता, और हिंट दिया कि योंग ने शायद कभी लेवल 10 जैसी पावर का सामना नहीं किया। उसके पहले के ओपोनेंट्स शायद लेवल 5 से आगे गए ही नहीं थे। फिर से खड़े होते हुए योंग ने स्मर्क के साथ माना कि सुहो उससे ज्यादा स्ट्रांग है और अनाउंस किया कि अब वह पूरी ताकत लगाएगा। सुहो ने कहा, ठीक है आओ। योंग ने अटैक्स की बारिश कर दी, लेकिन सुहो ने सिर्फ एक हाथ से सोर्ड पकड़कर सब कुछ आसानी से डॉज कर लिया। अब योंग के अटैक्स में पहले से ज्यादा वेट था और सुहो ने इस चेंज को नोटिस किया। फिर योंग ने अपनी सिग्नेचर ड्रैगन सोर्ड टेक्निक यूज करते हुए ऑल इन चला गया। तलवारों के टकराते ही तेज चमक निकली। योंग को लगा उसने डिसाइसिव हिट लगा दी है और वह सेलिब्रेट करने लगा। तलवारों के टकराते ही तेज चमक निकली। योंग को लगा कि उसने डिसाइसिव हिट लगा दी है और वह सेलिब्रेट करने लगा, लेकिन जैसे ही रोशनी छटी, सो बिल्कुल सेफ खड़ा था। उसने पूरा अटैक ब्लॉक कर लिया था। शॉक में कांपते हुए योंग ने पूछा, यह कैसे पॉसिबल है? सुहो ने हल्की स्माइल के साथ कहा, तुम्हारा अटैक बहुत स्लो था। असल में योंग सिर्फ ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक का एक बेसिक वर्जन ही यूज कर पा रहा था। हंटर लाइसेंस के बिना असली टेक्निक को मास्टर करना पॉसिबल ही नहीं था। इस ह्यूमिलिएशन से भड़ककर योंग ने फिर से चार्ज किया, लेकिन सुहो ने उसके हर अटैक को आसानी से डोड कर लिया। एक मोमेंट पर सुहो क्रोच में आ गया, जैसे जानबूझकर वेट कर रहा हो। जैसे ही योंग चिल्लाया, मैच खत्म हो गया, उसी वक्त सुहो ने एक पावरफुल अपवर्ड स्ट्राइक सीधे उसके चिन पर मारी। योंग तुरंत नॉकआउट होकर जमीन पर गिर पड़ा। हार चुका योंग समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या। सुहो ने शांत तरीके से फिर कहा, तुम्हारे अटैक्स बस स्लो थे। योंग गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन वह बस जमीन पर पड़े पड़े सुहो का नाम ही बड़बड़ा सकता था। यह सब देखकर सुहो समझ गया कि अब योंग का ऑब्सेशन सिर्फ उसे हराने पर ही टिक जाएगा, बाकी सब कुछ इग्नोर करते हुए। इस डिस्ट्रैक्शन के खत्म होने के बाद सुहो को लगा कि टेस्टिंग सेंटर अब थोड़ा शांत हो जाएगा। उधर सुपरवाइजर्स जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, वो पूरी तरह स्टंट थे, जैसे अचानक डेड्रीम से बाहर आ गए हों। सुहो ने कैजुअली उनसे कहा कि उसने गलती से योंग को नॉकआउट कर दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की कि वे उसका ख्याल रख लें। अगले सीन में सुहो एक ऐसे रूम में बैठा था जहां कई तरह की मशीन्स लगी हुई थीं। आसपास देखकर उसे लगा कि यहाँ पहले से ज्यादा स्किल्ड लोग मौजूद हैं, शायद एंटी डोपिंग इंस्पेक्टर्स और टेक्नीशियंस डिस्गाइज में। जैसे जैसे रूम में नॉइज बढ़ता गया, सुहो विजिबली इरिटेट होने लगा। वह क्लियरली चाहता था कि सब लोग यहाँ से चले जाएं। एक टेक्नीशियन उसके पास आया और उसे लेटने को कहा। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि डाइव प्रोसेस के दौरान अगर कुछ भी गलत लगे तो इमरजेंसी बटन कैसे यूज करना है। सुहो ने कंफर्म किया कि उसे सब समझ आ गया है। सिस्टम पावर ऑन होते ही सुहो लेट गया और उसके सिर के दोनों साइड्स पर केबल्स कनेक्ट कर दिए गए। एक सिस्टम विंडो अपीयर हुई। हंटर प्रैक्टिकल टेस्ट प्रोग्राम एक्टिवेटेड। जैसे ही सुहो की कॉन्शियसनेस सिमुलेशन से कनेक्ट हुई, डाइव प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। 5%, 67, 40%, 77% और आखिरकार 100% कनेक्शन सक्सेसफुल रहा और हीलर क्लास का टेस्ट सिनारियो शुरू हो गया। आंखें खोलते ही सुहो ने खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह टेस्ट आसान नहीं होने वाला, खासकर जब हीलर एग्जाम में पास होने वालों की संख्या बहुत कम होती है। उसके सामने इंजर्ड लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। कुछ रबल के नीचे फंसे हुए थे। एक लड़की खासकर एक बड़े पत्थर को उठाने की डेस्परेट कोशिश कर रही थी। इस कैओटिक सीन को देखकर सुहो ने मन ही मन हंटर एसोसिएशन को काफी रूथलेस कहा। पूरा सीन पहले से ही ट्रॉमेटिक लग रहा था। आगे बढ़ने से पहले प्रैक्टिकल टेस्ट का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ये हंटर एग्जाम का सेंटर पीस होता है। इसका मेन गोल होता है यह चेक करना कि कैंडिडेट अपनी चोजन क्लास के लिए कितना फिट है। हर साल सिमुलेशन सिनारियोस बदलते रहते हैं और पास होने के क्राइटेरिया भी। आमतौर पर टेस्ट 1-on-1 फाइट्स या एनिमीज की वेव्स सरवाइव करने पर बेस्ड होता है। स्कोर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितनी देर तक टिकता है और कितने एनिमीज को हराता है।
लेकिन हीलर्स के लिए रूल्स अलग होते हैं। यहाँ सिर्फ हीलिंग पावर मैटर नहीं करती, सबसे ज़्यादा वैल्यू सैक्रिफाइस को दी जाती है। जो हीलर्स दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान रिस्क पर लगाते हैं उन्हें हाई स्कोर्स मिलते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर्स करीब आने लगे, सुहो ने टेस्ट के नेचर के बारे में सोचा। इस सिनारियो में हीलर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह पेशेंट को बचाते हुए खुद मर जाए। प्रॉब्लम यह थी कि उसके अपने स्टैट्स अभी भी एक्टिव थे। आगे बढ़ते हुए उसने जमीन पर एक सोर्ड देखी। उसे देखकर उसे समझ आ गया कि मरने से पहले उसे काफी बीटिंग लेनी पड़ेगी। दूसरों की तरह उसने बिना सोचे मरने की लॉजिक पर सवाल उठाया। एक बार मरना ही उसके लिए काफी था। पास ही लोग मॉन्स्टर्स को देखकर चीख रहे थे, लेकिन सोहो जानता था कि यह सब इल्यूजन्स हैं। असल में उसके आसपास सिर्फ लाशें थीं। वह एक डरी हुई लड़की के पास गया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? कांपते हुए लड़की ने कहा कि मॉन्स्टर्स वापस आएंगे और उन्हें भागना चाहिए। लेकिन सोहो को असली मिशन पता था। उसे एंड तक उस लड़की को प्रोटेक्ट करना था। उसे रियश्योर करते हुए उसने प्रॉमिस किया कि रेस्क्यू टीम आएगी और तब तक वह उसे सेफ रखेगा। फिर वह वहीं खड़ा हो गया। आने वाले मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए उधर ऑब्जर्वेशन रूम में प्लेयर्स एक एक करके सिमुलेशन पॉड से बाहर आ रहे थे। एक आदमी बाहर निकला और सोचने लगा कि वह और बेहतर कर सकता था। एक वुमन ने उसके एफर्ट को अप्रिशिएट किया और उसे अपना सामान लेकर बाहर जाने को कहा। फिर वह एक और पॉड के पास गई और स्क्रीन चेक की। उस पर पार्टिसिपेंट डिटेल्स दिख रही थीं। कैन जिन योंग, आर्चर क्लास, टाइम 9 मिनट 4 सेकंड। उसने कमेंट किया कि इस सीजन स्कोर्स काफी लो हैं क्योंकि टेस्ट मुश्किल था। क्यूरियस होकर उसने डायरेक्टर शिन से पूछा, सुहो कितनी देर से अंदर है? शिन ने जवाब दिया, 30 मिनट। शॉक में उसने नंबर दोबारा रिपीट किया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वह तुरंत सुहो की मशीन के पास गई और खुद डिस्प्ले चेक किया। 30 मिनट। अब भी डिसबिलीफ में उसने पूछा, क्या सुहो वॉरियर है? शिन ने करेक्ट किया, नहीं, सुहो हीलर है। वह मानने को तैयार नहीं थी और शिन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। लेकिन शिन ने उस सोर्ड की तरफ इशारा किया जो सुहो पकड़े हुए था और उसे ध्यान से देखने को कहा। दोनों ने मिलकर सिमुलेशन फुटेज रिव्यू की। सुहो को एक्शन में देखकर उसने फिर पूछा, क्या वह सच में हीलर है? उसकी कॉम्बैट एबिलिटी देखकर उसे लगा कि कहीं उसे मरने के लिए डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन डायरेक्टर शिन ने क्लैरिफाई किया कि मरना कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। टेस्ट का असली पर्पस पेशेंट को एंड तक प्रोटेक्ट करना है और सोहो सारी कंडीशंस मीट कर रहा था। उसने कभी पेशेंट को अबैंडन नहीं किया, उसके पास रहकर फाइट की और लगातार हील करता रहा। वह अपनी जान रिस्क पर डालकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। जब तक ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं, डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल ही नहीं उठता। यह सुनकर वुमन ने कंक्लूड किया कि इस एग्जाम का टॉप स्कोर पहले ही डिसाइड हो चुका है। उधर सिमुलेशन के अंदर सोहो अभी भी फाइट कर रहा था। अपनी इनक्रेडिबल स्किल के साथ वह मॉन्स्टर्स को एक ही ब्लो में काट रहा था। लेकिन विक्ट्री के बाद भी उसे लगा कि यह काफी नहीं है, उसे और फास्ट होना होगा। जैसे जैसे और मॉन्स्टर्स आए, उसने एक एक करके सबको एलिमिनेट कर दिया बिना फोकस खोए। आखिरकार उसने सबको वाइप आउट कर दिया। तभी एक सिस्टम मैसेज पॉप अप हुआ, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्किल फुट प्ले इज वेरी हाई, कंग्रेचुलेशंस यू मास्टर्ड फुट प्ले। मैसेज पढ़कर सुहो को समझ आया कि भले यह सिमुलेशन है, लेकिन क्योंकि ये रियल वर्ल्ड मैकेनिक्स पर बेस्ड है, सिस्टम फिर भी उसके फिजिकल कंट्रोल को रिकॉग्नाइज कर सकता है। सिस्टम ने एक्नॉलेज किया कि वह डायरेक्टली अपने बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए फिजिकल स्किल्स यहाँ भी मास्टर की जा सकती हैं। एक्सपीरियंस रियल कम्बैट जितना नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग के लिए यह एक अच्छा तरीका था। सोर्ड्समैनशिप के साथ साथ उसने कई और स्किल्स भी पिक की और सारी बेसिक सोर्ड टेक्निक्स को ए रैंक तक अपग्रेड कर लिया। कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स या आइटम रिवॉर्ड्स नहीं मिले, लेकिन रिजल्ट्स फिर भी सेटिस्फाइंग थे। अगर वह आगे चलकर अपनी सभी सोर्ड स्किल्स को ए रैंक या उससे ऊपर ले जाए, तो शायद वह पाक योंग जैसी ड्रैगन सोर्ड टेक्निक भी डेवलप कर सकता है। तभी एक और मैसेज आया, ग्रेट अचीवमेंट, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ swordsmanship surpasses everyone else. The system is impressed by your unique style and wishes to register it. Would you like to create a new swordsmanship skill by combining your basic sword techniques and footwork? सुहो हल्का सा मुस्कुराया। आखिरकार वह अपना खुद का स्टाइल बनाने के लिए रेडी था। गार्डियन स्वॉर्ड के नाम पर एक कंफर्मेशन विंडो सामने आई जिसमें पूछा गया कि क्या यही इसका ऑफिशियल नाम रहेगा। सुहो ने तुरंत कंफर्म कर दिया। इसके बाद एक और मैसेज आया जिसने उसे सुप्रीम मास्टरी के लिए कंग्रेचुलेट किया और एक नई यूनिक सोर्ड्समैनशिप स्किल क्रिएट करने को रिकॉग्नाइज किया, गार्डियन स्वॉर्ड एस।
ये नई एबिलिटी उसकी सभी सोर्ड और फुटवर्क स्किल्स के इफेक्ट्स को 50% तक बूस्ट करती है। इस बड़ी अचीवमेंट के रिवॉर्ड में सिस्टम ने उसे 10 बोनस स्टैट पॉइंट्स दिए और उम्मीद जताई कि सुहो सोर्ड के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। फिर एक फाइनल मैसेज आया जिसने कंफर्म किया कि उसने सोर्ड मास्टरी एस अनलॉक कर ली है। ये स्किल सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने सोर्ड्समैनशिप को डीपली समझ लिया हो। इसके साथ ही सोर्ड टेक्निक्स सीखने और यूज करने पर लगे सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए। सोर्ड से जुड़ी सभी एबिलिटीज को एक और 50% बूस्ट मिला और सोर्ड यूजेज से जुड़ी हर लिमिटेशन पूरी तरह रिमूव हो गई। सो वो कुछ पल के लिए चुप हो गया और अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगा। उस समय इस लेवल तक पहुंचने में उसे 10 साल से भी ज्यादा लग गए थे, लेकिन अब उस लाइफ का नॉलेज साथ होने की वजह से उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज हो चुकी थी। उसे साफ एहसास हुआ कि उसकी वैल्यू अब कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अपना फोकस वापस एग्जाम पर लाते हुए उसे याद आया कि मॉन्स्टर्स की संख्या पहले से फिक्स थी और वह सोचने लगा कि पूरे सेटअप को तैयार करने में कितनी मेहनत लगी होगी। अब जब उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके थे तो सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या तो मॉन्स्टर्स के हाथों मर जाएं या फिर सबको खत्म कर दे। उधर लाइव फुटेज देख रहे सुपरवाइजर्स पूरी तरह चुप थे। जो उन्होंने देखा था उस पर विश्वास करना मुश्किल था। प्रैक्टिकल एग्जाम्स की हिस्ट्री में पहली बार किसी ने एक भी मॉन्स्टर जिंदा नहीं छोड़ा था। वे सिर्फ उसकी कम्बैट पावर से ही नहीं बल्कि इस बात से भी शॉक थे कि उसने पेशेंट को सक्सेसफुली हील भी कर दिया था। एक एग्जामिनर ने मजाक में कहा कि रैंकिंग चेक करने की जरूरत ही नहीं है, विनर ऑलरेडी क्लियर है। कुछ दिन बाद सीन हेक्सागन गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट होता है। एक कॉन्फिडेंट गिल्ड मेंबर कहता है कि उनका स्टूडेंट किन इस साल का टॉप स्कोरर जरूर बनेगा। दूसरा मेंबर भी अग्री करता है और अपनी ट्रेनिंग एफर्ट्स पर प्राउड फील करता है। लेकिन तभी किसी की नजर एक कंग्रेचुलेटरी लेटर पर पड़ती है जिसे जोर से पढ़ा जाता है और वहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। केन टॉप स्कोरर नहीं था, लेटर पर जो नाम लिखा था वो अनसुहो था। सभी लोग स्टंट रह जाते हैं। पूरे रूम का एटमॉस्फेयर तुरंत टेंस और कंफ्यूज्ड हो जाता है। कोई पूछता है केन कहाँ है। उसी समय गिल्ड मास्टर के पास एक कॉल आता है और सीन फिर से चेंज हो जाता है। सो अब टीम लीडर के साथ कॉल पर था। टीम लीडर ने लेट कंग्रेचुलेशंस के लिए माफी मांगी, ये कहते हुए कि वह काम में काफी बिजी था, लेकिन उसने दिल से सोहो की तारीफ की हाईएस्ट स्कोर लाने के लिए। उसने माना कि उसे इतनी कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं थी। सोहो ने हम्बल तरीके से जवाब दिया कि यह सब टीम लीडर की वजह से पॉसिबल हो पाया, लेकिन लीडर ने तुरंत क्रेडिट लेने से मना कर दिया और कहा कि ये पूरी तरह सोहो की अपनी मेहनत का रिजल्ट है। उसने यह भी बताया कि सोहो की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की वजह से कई चीटर्स एक्सपोज हो गए जो इलीगल तरीके से स्किल्स बूस्ट कर रहे थे। अब फ्यूचर एग्जाम्स में रूल्स और भी स्ट्रिक्ट होंगे और लीडर के हिसाब से यह अच्छी बात है। फिर टीम लीडर ने थोड़ा रुक कर पूछा, क्या सोहो अभी भी ग्रेट हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है? सोहो ने जवाब दिया कि शायद वह कुछ समय गिल्ड के साथ रहे, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल वही है, वह एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहता है। लीडर ने उसके क्लियर आंसर को अप्रिशिएट किया और कहा कि जैसे ही रिक्रूटमेंट या टेस्टिंग स्केड्यूल रेडी होगा वह उसे कांटेक्ट करेगा। सोहो ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। कॉल खत्म करने से पहले लीडर ने उसे ठीक से खाने और अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की याद दिलाई। सोहो ने भी वही बात वापस कह दी। कॉल कट होते ही लीडर ने अपने हाथ में पकड़ी चीज को देखा और खुद को भी धीरे से खाने की याद दिलाई। उधर सोहो ने एक पल के लिए पॉज लिया। टीम लीडर के टोन में कुछ ऐसा था जो उसके दिमाग में अटक गया। कुछ थोड़ा ऑफ लगा। उसने सोचा सब ठीक तो है ना। तभी उसका फोन फिर से बज उठा। कॉलर आईडी देखते ही उसे समझ आ गया कि कौन है। उसने कॉल उठाई और अपना इंट्रोडक्शन दिया। कॉलर थी किम सू। उसने उसे उसकी सक्सेस पर कंग्रेचुलेट किया और कंफर्म किया कि अग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी गई है। सोहो ने उसकी एफिशिएंसी को एक्नॉलेज किया और उनकी बड़ी गिल्ड की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की। फिर किमसू ने अपना प्रपोजल रखा। उसने सोहो को नेक्सस गिल्ड ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया, ये प्रॉमिस करते हुए कि बेनिफिट्स किसी भी दूसरी गिल्ड से बेटर होंगे। क्यूरियस होकर सोहो ने पूछा, वो लोग कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं? किमसू ने अश्योर किया कि उसकी एक्सपेक्टेशंस मैच करने के लिए वह जो भी पॉसिबल होगा करेगी। टॉप स्टूडेंट और स्कॉलरशिप रिसिपेंट होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एडजस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसने यह भी सजेस्ट किया कि डील फाइनलाइज करने के लिए वे पर्सनली मिल सकते हैं। सोहो ने फिलहाल पोलाइटली मना कर दिया, कहते हुए कि आज उसके कुछ पर्सनल प्लान्स हैं। उसने प्रॉमिस किया कि स्केड्यूल चेक करके जल्द रिप्लाई देगा, लेकिन साथ ही उसने हिंट दिया
कि नेक्सस स्कॉलरशिप रिसिपेंट होने के नाते किसी और गिल्ड के मुकाबले नेक्सस ज्वाइन करना ज्यादा लॉजिकल होगा। किमसू ये सुनकर इतनी खुश हो गई कि उसके पास खड़े कोवर्कर्स ने भी नोटिस कर लिया। उसने जल्दी से सोह से रिक्वेस्ट की कि वह तब तक किसी और गिल्ड के साथ साइन ना करे। उसकी इंथुजियाज्म देखकर सोह थोड़ा हंसा और जल्दी मिलने के लिए अग्री कर गया। कॉल खत्म होते ही सोह के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह अभी भी उसकी एक्साइटेड आवाज का एको महसूस कर रहा था। उसी समय टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि वह पहुंच चुके हैं। सोह ने थैंक्स कहा और गाड़ी से उतर गया। बाहर खड़े होकर उसने अब तक जो कुछ हुआ था उस पर सोचा। टेस्ट क्लियर हो चुका था, लाइसेंस मिल चुका था, पेमेंट भी आ चुकी थी। अब उसकी जर्नी का अगला चैप्टर सीधे उसके सामने था। शांत डिटर्मिनेशन के साथ वह आगे बढ़ा, फार्मिंग शुरू करने के लिए रेडी। लाइट हाउस जनरल मार्केट में सोह ने अपना फोन चेक किया और सोचा कि कितनी जल्दी उसने जरूरी चीजें कलेक्ट कर ली हैं। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, वेपन खरीदना। इसी गोल के साथ वह एक छोटी सी छुपी हुई दुकान पर पहुंचा। जानबूझकर उसने भीड़ भाड़ वाली दुकानों से बचा, क्योंकि उसे श्योर नहीं था कि वहां उसे वो चीज मिलेगी जो वह ढूंढ रहा है। दुकान के बाहर खड़े होकर उसने सोचा, शायद यह शांत सी जगह ही सही वेपन छुपाकर बैठी हो। अंदर जाकर उसने शॉपकीपर को ग्रीट किया। शॉपकीपर ने पूछा, उसे क्या चाहिए? सोह ने बताया कि वह अभी अभी हंटर बना है और एक लाइट वेट वेपन ढूंढ रहा है। शॉपकीपर ने उसे सस्ते आइटम्स वाले सेक्शन की तरफ भेज दिया। जब सोह ने उन वेपन्स को देखा तो उसने उन पर जमी मोटी धूल नोटिस की। उसे समझ आ गया कि ज्यादातर लो ग्रेड वेपन्स बिना वेरीफाइड डेटा के होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हर अनवेरीफाइड वेपन बेकार होता है। कुछ वेपन्स को अपनी असली पोटेंशियल दिखाने के लिए लिबरेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऐसे स्पेशल वेपन्स यूजुअली एक हल्की सी ऑरा रिलीज करते हैं, एक तरह का सिग्नल जिसे आम प्लेयर्स पहचान ही नहीं पाते। सोह ने एक वेपन उठाया और अपनी मैजिक डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट की। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे मिल गया था। वेपन लेकर बाहर निकलते हुए उसने सोचा, अगर शॉप ओनर को इस स्पीयर की असली वैल्यू पता चल गई तो वह इसे इतनी सस्ती कीमत में बेचने का जरूर पछताएगा। लेकिन अभी के लिए शुरुआत का समय आ चुका था। सोह ने आंखें बंद की, फोकस किया और अपनी मैजिकल एनर्जी वेपन में डालनी शुरू कर दी। स्पीयर ने बहुत तेजी से उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी शुरू कर दी। उसकी एनर्जी लगातार ड्रेन होती जा रही थी। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि लोड बहुत ज्यादा हो रहा है, वह रुक गया और जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। उसे समझ आ गया कि अगर वह थोड़ा सा भी और पुश करता तो मैजिक डिप्लीशन की वजह से बेहोश हो जाता। इस वेपन को अवेकन करने के लिए कम से कम 100 मैजिक स्टैट चाहिए थी। अभी वह इसे यूज नहीं कर सकता था, लेकिन उसे पता था फ्यूचर में यह एक पावरफुल एसेट बनेगा। उसने खुद से वादा किया, वह जल्द लेवल अप करेगा और इसकी पूरी पोटेंशियल अनलॉक करेगा। उसी समय पीबीएस बिल्डिंग के अंदर रिपोर्टर जिन्वी को सोह का कॉल आता है। सोह अपना इंट्रोडक्शन देता है और कंफर्म करता है कि रीसेंट हंटर टेस्ट में वही टॉप स्कोरर था। वह यह भी बताता है कि सिंड्रोम स्टेशन पर जो अनप्रेसिडेंटेड गेट इंसिडेंट हुआ था उसे उसने अकेले हैंडल किया था। यह सुनकर जिन्वी शॉक में आ जाता है। उसे थोड़ा समय लगता है यह प्रोसेस करने। सोह ने इतना खतरनाक गेट ऑफिशियली लाइसेंस्ड हंटर बने बिना ही क्लियर कर लिया था। उसकी नज़र में सोह खुद एक मॉन्स्टर जैसा था। जब जिन्वी ने पूछा कि उसने सीधे उसे ही कांटेक्ट क्यों किया, तो सोह ने एक्सप्लेन किया कि उसने जिन्वी का ब्लॉग सर्च के दौरान देखा था। उसे जिन्वी के प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वह उसके जर्नलिज्म को जेन्युइन इंटरेस्ट के लिए रिस्पेक्ट करता है। सोह ने कहा, उसके पास बड़े प्लान्स हैं और वह जल्द ही बड़ी हेडलाइंस बनने वाला है। फिर उसने जिन्वी को अपना एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बनने का प्रपोजल दिया। जिन्वी यह सुनकर थोड़ा स्केप्टिकल हो गया। उसे लगा कि शायद सोह किसी अमीर जर्नलिस्ट को अपना सबऑर्डिनेट बनाना चाहता है। अंदर ही अंदर उसने सोह को एक और एम्बिशियस ऑड बॉल समझ लिया, जो बस हवा में बड़े बड़े सपने देख रहा है। भले ही वह समझ रहा था कि सोह क्या प्रपोज कर रहा है, लेकिन वह इस आइडिया से अनकंफर्टेबल था। उसने साफ कहा कि उसे एक्सक्लूसिव्स पसंद है, लेकिन वह किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता। सोह ने तुरंत क्लैरिफाई किया, वह सबऑर्डिनेट नहीं बल्कि एक रिलायबल पार्टनर ढूंढ रहा है। लेकिन जिन्वी ने ब्लंट रिप्लाई दिया कि उसे यह ऑफर बस एक टैक्टिक लगता है, अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए गिल्ड ज्वाइन करने से पहले। सोह ने माना कि इसमें थोड़ी सच्चाई है, लेकिन पूरी नहीं। वह फेम, पैसा या वैल्यू के लिए यह सब नहीं कर रहा था। उसका असली गोल कुछ और था। वह सिविल सर्वेंट बनना चाहता था। जिन्वी यह सुनकर सच में हैरान रह गया। क्या उसका मतलब हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करना था, फेम के पीछे भागकर पब्लिक ऑफिसर बनना? यह आइडिया उसे काफी अपसर्ड लगा, लेकिन सोह सीरियस था।
वह हंटर एसोसिएशन का हिस्सा बनकर फील्ड में काम करना चाहता था। यह सुनकर जिन्वी सोच में पड़ गया। क्या सुहो भी कोई रिच किड है जो हंटर का काम सिर्फ साइड क्वेस्ट की तरह ले रहा है? तभी सुहो ने अपनी असली बात रिवील की। वह एक गेट ऑर्फन है और उसका पास्ट ही उसे पब्लिक सर्विस की तरफ खींचता है। यही उसकी जिंदगी का पर्पस बन चुका है, गेट्स को कॉन्कर करना। जिन्वी अपने लैपटॉप को देखते हुए सोचने लगा, क्या यह लड़का सच में सीरियस है? आजकल इतने अजीब लोग सामने आ रहे थे कि सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो गया था। आखिरकार उसने डिसाइड किया, शायद इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसने सोह के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्नॉलेज किया, लेकिन ऑफर रिजेक्ट कर दिया। वह अपनी स्टोरीज खुद चूज करना चाहता था, लेकिन सोह ने हार नहीं मानी। उसने एक बेट प्रपोज की। क्यूरियस होकर जिन्वी ने पूछा, कैसी बेट? सोह ने कहा, वह खुद को एक हंटर के तौर पर प्रूव करेगा और जिन्वी का ट्रस्ट जीत कर दिखाएगा। उसने अनाउंस किया, वह टावर ऑफ चैलेंज को अकेले क्लियर करेगा, आज ही। यह सुनकर जिन्वी पूरी तरह स्टंट हो गया। यह टावर इनफेमस था। इसे फुल पार्टी के साथ क्लियर करना भी लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था, और सोलो क्लियर करना सीधा पागलपन। लेकिन सो कॉन्फिडेंट था, अगर वह यह कर गया तो यह जिन्वी को कन्विंस करने के लिए काफी होगा। अगर वह सफल हुआ तो जिन्वी को उसका पर्सनल और एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बनना होगा। सो को अपनी पिछली जिंदगी का जिन्वी याद आया। पीबीएस का एक टॉप टियर ब्रॉडकास्टर, अपनी प्राइड और एलीट बैकग्राउंड के लिए फेमस, ऐसा जर्नलिस्ट जो कभी किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता था। फिर भी पिछली जिंदगी में दोनों ने कई बार साथ काम किया था। जिन्वी की शार्प रिपोर्टिंग और पब्लिक ओपिनियन पर उसका रेयर इन्फ्लुएंस उसे बेहद पावरफुल बनाता था, लेकिन यही ब्रिलियंस उसे दूसरों के लिए डेंजरस भी बना देती थी। आखिरकार वह पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया। उसे अर्ली रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया गया और धीरे धीरे वह पूरी तरह सीन से गायब हो गया। इस बार सुहो ने चुपचाप कसम खाई, वह इस फेट को दोहराने नहीं देगा। कॉल के दौरान तो जिन्वी उसका पर्सनल रिपोर्टर बनेगा। हैरानी के बावजूद जिन्वी मान गया। उसने कहा, अगर सोहो सच में यह कर दिखाता है तो वह जर्नलिस्ट के तौर पर अपना सब कुछ उसके सपोर्ट में लगा देगा। कॉल खत्म हुई सोहो के कॉन्फिडेंट वर्ड्स के साथ। अब शुरुआत का समय आ गया था। कॉल के बाद जिन्वी इरिटेट हो गया। उसे लगा यह लड़का उसका दिमाग खराब कर रहा है। वह बार बार उसकी अजीब रिक्वेस्ट के बारे में सोचता रहा। फिर भी वह इस आइडिया से पूरी तरह नफरत भी नहीं कर पा रहा था। प्रपोजल में कुछ जेन्युइन था और सो स्कैमर जैसा नहीं लग रहा था। फ्रस्ट्रेशन और क्यूरियोसिटी के बीच फंसा हुआ जिन्वी खुद से बोला, शायद वही पागल हो रहा है। आखिरकार उसने इसे एक हार्मलेस गैम्बल मान लिया। अगर सच हुआ तो बढ़िया, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। सीन शिफ्ट होता है टावर ऑफ चैलेंज पर। सोहो एंट्रेंस पर खड़ा अपना हंटर लाइसेंस गेटकीपर को दिखाता है। गेटकीपर नोटिस करता है कि वह अकेला आया है और उसे वार्न करता है, सोलो एंट्री अलाउड है, लेकिन बहुत रिस्की है। लाइसेंस नंबर देखकर उसे लगता है कि सोहो ने अभी अभी टेस्ट पास किया है। वह सजेस्ट करता है टीम के साथ जाना बेहतर रहेगा। लोअर फ्लोर्स पर भी इंजरीज या वर्स हो सकता है, लेकिन सोहो इंसिस्ट करता है वह अकेले ही जाएगा। उसकी चॉइस रिस्पेक्ट करते हुए गेटकीपर उसे 70,000 एंट्री फी के बारे में बताता है और कहता है इनवॉइस मिलते ही पेमेंट कर देना। सुहो अग्री करता है और थैंक्स कहता है। जैसे ही वह अंदर जाने लगता है गेटकीपर पीछे से चिल्लाता है, सावधान रहना और अगर ज्यादा डेंजर लगे तो तुरंत रिट्रीट कर जाना। सो बस हल्का सा सिर हिलाता है और अंदर चला जाता है। चलते हुए वह टावर ऑफ चैलेंज के बारे में सोचता है। यह वाइडली नोन है कि यह लेवल 20 से नीचे के प्लेयर्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। यह एक पब्लिक गेट है जिसे गवर्नमेंट मेंटेन करती है ताकि प्लेयर्स यहां आकर स्ट्रांग बन सकें। अब जब उसका लेवल रीसेट हो चुका है तो फ्रेश स्टार्ट के लिए इससे बेहतर जगह नहीं। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है, सिस्टम तुरंत उसकी एंट्री अनाउंस करता है। उसे बताया जाता है कि वह कभी भी गिव अप कर सकता है और जैसे ही वह विड्रॉ डिक्लेयर करेगा उसे तुरंत एंट्रेंस पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। सो अपनी स्वॉर्ड समन करता है और उसी पल सिस्टम फर्स्ट फ्लोर चैलेंज स्टार्ट कर देता है। एक स्लाइम मॉन्स्टर अपीयर होता है और उस पर अटैक करता है। फाइट के दौरान सो नोटिस करता है मॉन्स्टर का साइज बड़ा है और उसकी स्पीड सरप्राइजिंगली ज्यादा है, जो उसे एक पल के लिए ऑफ गार्ड कर देती है। लेवल 1 क्रीचर होने के बावजूद जिसकी अटैक पावर लगभग 0 है, उसकी मूवमेंट्स काफी अनोइंग है। अगर उसमें फंस गया तो स्पीड स्लो हो सकती है। जल्दी खत्म करने के लिए सोहो अपनी सोर्ड स्लाइम के कोर में घुसा देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी उसे एक बात समझ आती है, यह स्लाइम मल्टीप्लाई कर सकता है। इसका इरिटेटिंग ट्रेट ये है, जब इसका कोर स्प्लिट होता है तो यह कई छोटे वर्जन्स में रीजनरेट हो जाता है। भले ही इसकी डिवीजन लिमिट होती है, फिर भी यह एक थ्रेट बना रहता है।
यही रिजेनरेटिव एबिलिटी वजह है कि ज़्यादातर प्लेयर्स टावर में पार्टी बनाकर आते हैं। यहाँ लगभग हर फ्लोर पर मॉन्स्टर्स ग्रुप में आते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना सुहो मल्टीप्लाइंग स्लाइम्स को ख़त्म करना शुरू कर देता है। वह हवा में जंप करता है, मिड एयर एक स्लाइम पर स्टेप करता है, फिर अपनी सोर्ड फेंक कर दूसरे को गिरा देता है। गिरते हुए एक स्लाइम अपनी टेंटिकल से उस पर अटैक करता है, लेकिन सुहो उसे मिड एयर पकड़ लेता है। वह हार्ड फॉल से बच जाता है और उसी ग्रिप का यूज करके खुद को ऊपर कैटापल्ट करता है। क्लीन और प्रिसिस स्ट्राइक्स के साथ वह टेंटिकल्स को काट देता है और बाकी एनिमीज को भी खत्म कर देता है। सिस्टम नोटिफाई करता है फर्स्ट फ्लोर कनकर हो चुका है और पूछता है क्या वह आगे बढ़ना चाहता है। सुहो ऊपर देखता है, आंखों में क्लियर रिजॉल्व के साथ। अभी 48 फ्लोरर्स बाकी हैं, टाइम वेस्ट करने का सवाल ही नहीं। सिस्टम तुरंत सेकंड फ्लोर चैलेंज स्टार्ट कर देता है।